पाकिस्तान टैक्स अकेडमी के 33rd प्रोग्राम के अंदर हम आपके पास हाजिर खिदमत हैं। जैसे कि पिछले 3 लेक्चर से हम फिनांस बिल 2022 को स्टडी कर रहे हैं। उसमें जो डायरेक्ट टैक्स का पोर्शन है इनकम टैक्स का, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं अपने पार्ट 1, 2, 3 में। पार्ट 1, 2 और 3 के अंदर हमारे जो लेक्चर्स फिनांस बिल के हवाले से हुए हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है स्पेशली इनडायरेक्ट टैक्सेस के हवाले से, टाइम के एंड पे हम कोशिश तो करेंगे कि इंशाल्लाह हम सेल टैक्स के साथ फेडरल एक्साइज भी कवर कर लें, लेकिन अगर कोई पोर्शन बच गया तो उसको लास्ट सेशन में कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। सेशन का बाकायदा आगाज़ हम तिलावत कुरान पाक से करते हैं। मैं ताहिर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और तिलावत कुरान पाक से सेशन का बाकायदा आगाज़ करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैर। सेशन को आगे बढ़ाने से कबल मैं गुजारिश करूँगा कि तमाम हाज़रीन से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुक़द्दस में एक दफ़ा दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लें। सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व अला आलि मुहम्मद व बारिक अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जैसा कि आप सब अहबाब के इल्म में है कि जितनी अमेंडमेंट्स डायरेक्ट टैक्सेस के हवाले से अहम हैं इनकम टैक्स के, तो उससे ज़्यादा चूँकि बड़ा रेवेन्यू सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज से गवर्नमेंट को हासिल होता है, तो इसमें जो की जाने वाली अमेंडमेंट्स हैं, एक अमेंडमेंट्स 15 जून 2022 को आई जिसमें बहुत सारी एग्जामेशंस जो है विड्रॉ की गई। कुछ चीज़ें उसके अकॉर्डिंगली अब फिर चेंज तब्दील की गई हैं जो प्रपोज हैं। अभी तो फिनांस एक्ट आएगा तो उसमें फ़ाइनल चेंजिंग हम देखेंगे। तो उन तब्दीलियों, उन जो अमेंडमेंट्स, उनके कंसेप्ट, उनके रेलिवेंट केस लास, उन सब पर रहनुमाई के लिए मैं गुजारिश करूँगा सर मंशा सुखेरा साहब से को तशरीफ़ लाएँ और हमारी रहनुमाई करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल मेंबर ऑफ पाकिस्तान टैक्स चैनल, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी डिस्कशन जो है वो विद रिगार्ड टू इनडायरेक्ट टैक्सेस है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम टेकअप करेंगे सेल टैक्स एक्ट 1990, और उसमें जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट हैं उसको डिस्कस करेंगे। उनकी क्या कौन कौन सी हैं, किस सेक्शन में है, उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं। तो उससे पहले स्टार्ट करने, सेल टैक्स को स्टार्ट करने से पहले हम इनकम टैक्स में एक अमेंडमेंट, इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट थी, वो रह गई थी, तो उसको पहले देख लेते हैं। तो वो अमेंडमेंट थी विद रिगार्ड टू ऑडिट सिलेक्शन। तो 105A जो है क्लॉज ऐड हुई है इन पार्ट 4 ऑफ सेकंड शेड्यूल। तो पहले पिछले साल 2000 फाइनेंस एक्ट 2018 में भी 105 क्लॉज हुई थी। तो वो क्लॉज ये थी कि विद इन 3 ईयर जो है, वंस इन 3 ईयर में ऑडिट सेलेक्ट होना था। वो 2019 में वो ओमिट हो गई थी। कमिश्नर ने जो भी सिलेक्शन करनी है, कमिश्नर की सिलेक्शन जो थी वो विद इन वंस विद इन 3 ईयर थी पहले, फिर वो ओमिट हो गई। ओमिशन के बाद फिर दोबारा उन्होंने उसी तरह की, अब 3 की बजाय 4 ईयर, वंस इन 4 ईयर। तो ऊपर देख लें, उसको पढ़ लेते हैं। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 170 एंड 214 शैल नॉट अप्लाई टू ए पर्सन हुज इनकम टैक्स हैव बीन ऑडिटेड इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग 4 टैक्स ईयर। अगर पिछले 4 सालों में किसी एक साल में आपकी इलेक्शन होगी तो अगले 4 साल समझ लें, सिलेक्शन 170 की हो या 214C की हो, 214 की, दोनों में से कोई भी सिलेक्शन एक दफ़ा हो जाए तो अगले 4 सालों में फिर आपकी जो है प्रीसीडिंग 4 ईयर, तो शैल नॉट अप्लाई हुज इनकम टैक्स हैज़ बीन ऑडिटेड इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग 4 ईयर। पिछले सालों में किसी एक में हो तो फिर आपके अगले नहीं होगी। तो 4 ईयर में एक दफ़ा होनी है। और प्रोवाइडेड दैट कमिश्नर मे सिलेक्ट ए पर्सन अंडर सेक्शन 170 फॉर ऑडिट विद द अप्रूवल ऑफ बोर्ड। लेकिन ये इसमें एक्सेप्शन ये है कि अदरवाइज तो 4 सालों में होगा तो आप दोबारा नहीं हो सकती, लेकिन अगर बोर्ड की अप्रूवल आ जाए तो फिर कमिश्नर जो है अंडर सेक्शन 177 इसको सेलेक्ट करके ऑडिट कर सकता है। कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो, इस तरह की जरूरत हो, उस सिचुएशन में कमिश्नर अप्रूवल लेके तो उसका ऑडिट कर सकता है। तो पहले वाली क्लास ये थी, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 एंड इसी तरह नॉट अप्लाई टू ए पर्सन हुज इनकम टैक्स हैज बीन ऑडिटेड इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग 3 ईयर।
3 टैक्स ईयर। ये 2018 में ऐड हुई थी तो 1 साल के लिए, 2019 में ये ख़त्म हो गई थी, तो ओमिट हो गई थी, तो अब उसी को समझ लें फिर रिस्टोर कर दिया और 1 साल फिर बढ़ा दिया। ठीक है, तो इसी तरह की अमेंडमेंट 2018 में सेल टैक्स में भी आई थी। सेल टैक्स में सबसेक्शन 2 के प्रोविजो डाला था, तो वहाँ थी कि विद इन 3 ईयर आप A1 से 3 ईयर था कि आर्डर प्रोसीडिंग में फिर सब्सिक्वेंटली ऐड नहीं हो सकता, तो इसी तरह की वो थी, वो लेटर ऑन वो भी ओमिट हो गई थी। लेकिन मेरा ख्याल है अब कोई उस तरह की अमेंडमेंट सेल टैक्स में नहीं आई है, सिर्फ इनकम टैक्स में ही आई है और ना ही फेडरल एक्साइज में आई है। लेकिन सेल टैक्स में सबसेक्शन 2 में है वंस इन ए ईयर, वो है वो, क्योंकि उसको 1 साल में वंस इन ईयर का वर्ड है तो ऑडिट उसी साल हो सकता है। उसकी इंटरप्रिटेशन अभी कोई प्रॉपरली कहीं हुई नहीं है, वो प्रॉपरली कहीं होगी तो वो भी इससे, ये तो 4 ईयर का है, वो 1 साल में 1 दफ़ा है। क्लियर जी, तो ये इम्पॉर्टेंट थी। तो इसके मुताबिक फिर आगे देखिए अब कब तक रहती है। तो अगला अब स्टार्ट करते हैं सेल टैक्स एक्ट। तो सेल टैक्स एक्ट जो है स्पीसीज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्सेस की बेसिक बुनियाद ये होती है कि इसका जो टैक्स जिस पे इम्पोज होता है उस पे उसका बर्डन नहीं होता। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस ये है कि डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जिस पे वो चार्ज होता है या इम्पोज होता है, उसी ने बर्डन बेयर करना होता है। जैसे सैलरी है, सैलरी इम्पोज हुई सैलरी पर्सन पे तो उसी ने बर्डन करना है, आगे शिफ्ट नहीं करना। इसी तरह आपकी प्रॉपर्टी टैक्स है, जिसकी प्रॉपर्टी उसी पे लगेगा, बिजनेस है उसी पे लगेगा, कैपिटल गेन चेन है उसी पे लगेगा। वेल्थ टैक्स और इनकम टैक्स जो है वो उसी के स्पीसीज ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हैं कि जिस पे इम्पोज हुआ उसी ने आगे उसी पे ही बर्डन बेयर करना है। इनडायरेक्ट टैक्स वो हैं जिसमें जिस पे इम्पोज होता है वो जस्ट एक टैक्स कलेक्टिंग एजेंट होता है ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट। वो पीछे टैक्स दे के आता है, आगे कलेक्ट करता है, फॉरवर्ड कर देता है, अपना टैक्स जो उसने पे किया है वो अपने पास रिटेन कर लेता है। अल्टीमेटली उसका बर्डन जो है वो अल्टीमेट यूज़र ने बेयर करना होता है। वो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है एक्सप्लिसिट भी हो सकते हैं और इम्प्लिसिट भी हो सकते हैं। जैसे एक्सप्लिसिट का मतलब है कि आपको जाहिर नज़र आ रहा होगा कितना टैक्स है, जैसे सेल टैक्स है, सेल टैक्स इनवाइस में नज़र आ रहा होता है कि आपने पिछले को कितना दिया, अगले वाले से कितना दिया, और जितना दिया डिफरेंस आपने अपने पास रिटेन कर किया, जिसको कहते हैं इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स दिया, आगे से आउटपुट टैक्स लिया, इनपुट टैक्स एडजस्ट किया और डिफरेंशियल आपने स्टेट को दे दिया, जो पीछे दिया था आपने रिटेन रख लिया। इस तरह ऑनवर्ड चेन चलती जाती है और अल्टीमेटली बर्डन जो है वो अल्टीमेट जो यूज़र होता है उस पर जो भी रेट होता है उसके मुताबिक उस पर बर्डन पड़ता है। और जितने भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं वो टैक्स कलेक्टिंग एजेंट ऑफ द स्टेट होते हैं और चेन में वो चलते हैं। तो इसी तरह जो इम्प्लिसिट टैक्स है, जैसे कस्टम ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी लगती है तो फिर आप उस कास्ट में आप ऐड कर देते हैं, या एक्साइज ड्यूटी है तो कास्ट में ऐड हो जाती है और सब्सिक्वेंटली मूव करती है तो उसका पता नहीं होता। ओरिजिनली ऐड हो गई, वो इम्प्लिसिट होती है, उस कास्ट का पार्ट बनी होती है और ऑनवर्ड चल रही होती है। ये वाली जो है ये कास्ट का पार्ट नहीं बनती, ये ऑनवर्ड मूव कर रहा है और एक्सप्लिसिट नज़र आ रहा होता है कि कितना टैक्स है इसमें, सेल टैक्स, और कितना कोई कितना दे रहा है, कितनी अमाउंट वो जब दे रहा है। तो ये जो इंटरएक्ट टैक्सेस हैं ये यूजुअली इन्फ्लेशन जो मुल्क में होता है, ये जितने ज़्यादा होते जाएंगे उतना इन्फ्लेशन होता जाएगा। और दूसरे टैक्सेस जो हैं वो आपकी उस इन्फ्लेशन को कम करते हैं। वो ये रिग्रेसिव नेचर के होते हैं, वो प्रोग्रेसिव नेचर के होने चाहिए कि ज़्यादा इनकम हो तो ज़्यादा लगें, कम हो तो कम लगें, ये उसके रिवर्स होते हैं। ये यूजुअली इनका इम्पैक्ट जो है इन्फ्लेशन जो है इसकी वजह से होती है। लेकिन सेल टैक्स यूजुअली डॉक्यूमेंटेशन ये वो इसके लिए करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि सेल टैक्स में जो अमेंडमेंट्स हैं इस इंडायरेक्ट टैक्स जो है इसमें कौन सी और किस किस सेक्शन में आई हैं। सबसे पहले हम इसका इंडेक्स देखते हैं। तो इंडेक्स में हम देख लेते हैं कि पहले प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इसका सेक्शन जो है 212 जो है और सेक्शन 233 जो पेनल्टी है उसके रेफरेंस से है, या 233 डिफाइन है, 33 नहीं है, 2 डिफाइन ही इसमें किया है, 2 सेक्शन है तो दोनों सेक्शन में इसको डिफाइन किया है। पहले मेरा ख्याल मैन्युफैक्चरर वाला होगा, ये खोल लें कौन सा सेक्शन है, 212 जो है और 233 में
पहले इसको गुड्स और मैन्युफैक्चर में, पहले गुड्स में ये इलेक्ट्रिसिटी जो है ये बहुत लिटिगेशन पुरानी है, गैस और इलेक्ट्रिसिटी क्या गुड्स हैं कि नहीं, विजिबल हैं कि नहीं है। तो यूजुअली गुड्स जो है, गुड्स की डेफिनेशन देखें तो चीज़ मूवेबल, गुड्स में इमूवेबल प्रॉपर्टी में और सर्विसेज में क्या डिफरेंस है, पहले हम ये देख लेते हैं। जनरल जो है गुड्स जो है वो टेंजिबल होती हैं और मूवेबल होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो टेंजिबल होती है और इमूवेबल होती है, एक जगह से उठा के आप दूसरी जगह नहीं ले सकते। लेकिन सर्विसेज जो होती हैं वो मूवेबल और इनटेंजिबल होती हैं, उसको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रिसिटी, गैस का यूजुअली ये कन्फ्यूजन चल रही थी इंडिया में भी, वहाँ भी उन्होंने डिफ़ाइन किए कि अल्टीमेटली कोर्ट ने ये डिफाइन अल्टीमेटली होल्ड किया हुआ था कि ये गुड्स की डेफिनेशन में फॉल करती हैं। क्योंकि अभी जो हमारी सेग्रीगेशन यहाँ हुई है कि सर्विसेज की टैक्सेशन जो है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, फेडरल एक्साइज भी सर्विसेज पे है और ये वाला जो है आपका इनकम टैक्स जो है गुड्स पे। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ है, क्योंकि ये विजिबल नज़र तो आती नहीं है तो इसलिए मूवेबल है, लेकिन ये सर्विसेज है कि गुड्स है, तो इसलिए उसमें एक डिस्प्यूट था कि क्या होगी। तो लेकिन डिस्प्यूट जहाँ कहीं हो या टू इंटरप्रटेशन हो या एम्बिग्युइटी हो तो जर्नी ये होता है इन फेवर ऑफ द टैक्स पेयर होती है। तो इसलिए उन्होंने कहा इसको डिफ़ाइन करके गुड्स के अंदर इंडिपेंडेंटली ऐड कर लें। फिर आगे डिस्प्यूट था कि क्या ये प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, होती है या नहीं होती, ये भी एक डिस्प्यूट है। मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन है या प्रोडक्शन की डेफिनेशन है, तो ये प्रोडक्शन में आती है, मैन्युफैक्चरिंग में आती है या वैसी सर्विसेज है, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। तो इसलिए यहाँ फिर अमेंडमेंट की है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है लेस्को या दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उन पे ये सेल टैक्स लगना है या नहीं लगना, ये लिटिगेशन में था। उनका ये गुड्स हैं या नहीं, या हम प्रोडक्शन करते हैं या नहीं, मैन्युफैक्चरिंग होती है या नहीं। तो गुड्स के अंदर उन्होंने इंक्लूड एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शन, क्लेम, मनी और शेयर, और यहाँ उन्होंने अमेंडमेंट होके क्या है इसमें ऐड किया है। गुड्स की डेफिनेशन में उन्होंने 12 में द वर्ड कामा लगा के इंक्लूड करके प्रोडक्शन, ट्रांसमिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसको उसके अंदर ऐड कर लिया है। जो वर्ड इंक्लूड है ये वर्ड ऑफ इनलार्जमेंट है, किसी चीज़ को एक्सटेंड करने के लिए, और डीमिंग पर्पस सर्व करता है, या वर्ड ऑफ एक्सटेंशन है किसी चीज़ की। क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने डीमिंग प्रोविजन जब हम देख रहे थे कि डीमिंग प्रोविजन क्या है, तो उसमें मैंने डीमिंग प्रोविजन इंटरप्रेट करते हुए कहा था कि डीमिंग प्रोविजन में लेजिस्लेटर के पास पावर होती है, वो चाहे जो फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करते तो उसको अज्यूम कर ले वो एग्जिस्ट करते हैं, या किसी वर्ड जो है उसकी मीने में कोई चीज़ नहीं भी फॉल करती तो वो कह दे ये उसके अंदर फॉल करती है। तीसरा, वो कोई इवेंट नहीं भी हैपन हो रहा तो वो सब उसको अज्यूम कर सकता है कि ये हैपन हुआ है, या अदरवाइज हैपन हुआ है तो लेजिस्लेटर कह सकता है ये हैपन नहीं हुआ। तो जब इस तरह की ये वर्ड ऑफ एक्सटेंशन, एनलार्जमेंट या डीमिंग प्रोविजन या लीगल फिक्शन की ये डिवाइस है जिससे इंक्लूड का वर्ड करके चीज़ें जो नहीं भी हैं उसके अंदर शामिल की जा सकती हैं, तो वर्ड ऑफ एनलार्जमेंट या एक्सटेंशन का वर्ड है। तो ये डीमिंग प्रोविजन, तो डीमिंग प्रोविजन से उन्होंने वो जो गुड्स में चीज़ अगर नहीं भी फॉल करती है तो उन्होंने इसको, इसकी प्रोडक्शन को या इसकी ट्रांसमिशन को या डिस्ट्रीब्यूशन को उन्होंने गुड्स की डेफिनेशन में फॉल कर दिया। इवन सर्विसेज भी हैं या कुछ भी हैं ये, तो इसको एज ए डीम कर लिया लेजिस्लेट रूल करके, गुड्स की डेफिनेशन में शामिल करके इस लेजिस्लेशन के अंदर जो हमारा सेल टैक्स है इसके अंदर उसको ले आए। और आगे 3 ये वाली बेसिक उसके लिए प्रिंसिपल थे डीमिंग प्रोविजन। चौथा प्रिंसिपल है कोर्ट की ड्यूटी है कि जब कोई लेजिस्लेटर डीमिंग प्रोविजन इस्तेमाल करे कहीं तो उसकी ड्यूटी है कि बिटवीन व्हाट पर्सन एंड व्हाट पर्पस ये डीमिंग प्रोविजन इस्तेमाल की गई है। तो ये इसके लिए, इसका पर्पस ये है कोर्ट सर्टेन करेगा कि इसको टैक्स लगाने के लिए, ताकि एक्सप्लिसिटली इसके अंदर ले, इसके अंदर टैक्सेशन लग दे ताकि कोई एम्बिग्युइटी ना रह जाए। उसके बाद फिर डीमिंग प्रोविजन जो है उसके लिए इसका लिमिटेड स्कोप होता है, सारे लॉ पे प्रीवेल नहीं की जा सकती। और डीमिंग प्रोविजन इस जब यूज़ होती है
तो उसका जिस चीज़ को डीम किया जाता है, ये भी नहीं कि हर चीज़ को जो इररेलेवेंट हो उसको एज्यूम कर ले, बल्कि उसका कोई कनेक्शन हो उस चीज़ से जिसके साथ उसको, जैसे गुड्स है, गुड्स से ऐसा कनेक्शन है कि गुड्स सेमी गुड्स है या गुड्स जैसी है, या कोर्ट ने भी बाज़ दफ़ा एज्यूम किया है कि ये गुड्स है डेफिनेशन में, तो उसका कनेक्शन उस चीज़ से हो तो फिर उसको किया जा सकता है। जहाँ कोई डीमिंग प्रोविजन किसी लॉ में या एक्ट में या प्रोविजन में इस्तेमाल की हो तो उसका स्कोप भी लिमिटेड टू दैट होता है और सारे लॉ पे उसको आप प्रीवेल नहीं कर सकते। वैसे डेफिनेशन में जहाँ कहीं आ जाए तो डेफिनेशन डायरेक्टरी नेचर होती हैं, शुरू में लिखा होता है कि सब्जेक्ट टू कंटेक्स्ट एंड सब्जेक्ट, तो इसलिए सब्जेक्ट टू होती हैं। अगर यहाँ डेफिनेशन होगी, जनरल रूल तो यह है कि यही मीनिंग थ्रू आउट द लेजिस्लेशन जो है, एक्ट है, यही इस्तेमाल होंगे। अगर आगे कंटेक्स्ट में या आगे सब्जेक्ट में कोई और मीनिंग उसको साइन कर दिए गए हैं तो फिर वो होंगे, वो इस पे फिर प्रीवेल करेंगे। क्लियर जी? तो इसलिए यहाँ जब ऐड कर दिया गया है इसको गुड्स में, तो अब ये गुड्स सारे लॉ में जहाँ कहीं भी एक्ट में जहाँ डेफिनेशन आएगी गुड्स की, तो यहाँ यही समझा जाएगा कि प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इस पे इनवॉइस इशू करने पे या टैक्स लगाने पे या जो बिल शिल इशू करते हैं तो वो सारी चीज़ में इसको एज ए इलेक्ट्रिसिटी को गुड जस्ट लाइक गुड्स जैसे दूसरी गुड्स हैं इस तरह ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बेटा किधर, उसके बाद नेक्स्ट 33 है, हैं 29 में तो नहीं आया लेकिन उसको पहले देख रहे हैं ना, वो उसको करते हैं बाद में, पहले उसको उसका 33 कर ले ना। 33 डेफिनेशन मैन्युफैक्चरिंग की है किसकी, 33 तो टैक्सेबल सप्लाई की मेरे को सप्लाई। तो अब पहले एज्यूम किया गुड्स, गुड्स के बाद फिर आगे सप्लाई में भी उसको ऐड किया है। यहाँ कहाँ ऐड किया है कि इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। पहले ये था कि ये सप्लाई है भी कि नहीं, क्योंकि सप्लाई के लिए ओनरशिप ट्रांसफ़र करनी है, फिजिकल डिलीवरी करनी है, पार्टिंग विद करनी है, कंसिडरेशन रिसीव करनी है। तो यहाँ भी कोई रौला पड़ता था कि सप्लाई की डेफिनेशन में है कि नहीं। पहले सप्लाई की डेफिनेशन में आएगी तो फिर टैक्सेबल में आएगी, टैक्सेबल में आएगी तो टाइम ऑफ वैल्यू में आएगी, क्योंकि ये सारी डेफिनेशन कनेक्टेड है। सप्लाई जो है, सप्लाई, टैक्सेबल गुड्स, टैक्सेबल सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई, तो आपस में इंटरकनेक्टेड है। गुड्स से लेके ऑनवर्ड है, गुड्स पहले है, फिर उसके बाद आपकी सप्लाई है, फिर टैक्सेबल गुड्स है, फिर टैक्सेबल सप्लाई है, फिर टाइम ऑफ सप्लाई है, फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई है। तो गुड्स हर एक पार्ट बनेगी, सप्लाई हर एक का पार्ट बनेगी, तो इस तरह फिर टैक्सेबल गुड्स जो है वो टाइम ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगी, फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो इसलिए उन्होंने फिर इसको पहले सप्लाई में शामिल किया, तो ऑटोमेटिकली आगे वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई उसमें शामिल की गई है। तो इसको इसमें प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक सप्लाई का कंपोनेंट, जिस तरह गुड्स का बाकी है तो इसको भी कंपोनेंट बनाती है। जी आगे चलो, उधर इंडेक्स है, इंडेक्स में ये फ़ी एंड सर्विस चार्जेस, ये फ़ी सर्विस चार्जेस का सेक्शन जो है इसमें डिफ़ाइन किया गया है। 229A है बी, और उसके बाद 76 में कि सर्विस चार्जेस लेने हों, कोई चीज़ सर्विसेज दें आपको चीज़ें ये वो, तो जितनी आपके फ़ी चीज़ या दूसरी चीज़ें, तो वहाँ 76 सेक्शन जो है उसको हम इस पहले इसकी डेफिनेशन देख लें या सीक्वेंस वाइज चलें। चलो सीक्वेंस को सेक्शन 29A हम पढ़ 29A in subsection after the word act, the word excluding fee। 29 किस चीज़ की डेफिनेशन है? सर्विसेज फी इम्पोज एंड कलेक्टेड अंडर सेक्शन, ये सेल टैक्स की जो डेफिनेशन है उसमें से इसको एक्सक्लूड किया गया है।
इसकी डेफिनेशन जो है 76 में अलहदा फीसेज और चार्जेस स्पेसिफाइड हैं, तो वो उसके मुताबिक वो जो उस वहाँ हैं उनको हम टैक्सेस नहीं कहेंगे, उसको या सेल टैक्स नहीं करेंगे। यहाँ सेल टैक्स की डेफिनेशन में से उसको एक्सक्लूड करके सेपरेट कर दिया गया। आफ्टर द वर्ड टैक्स द वर्ड एक्सक्लूडिंग फी एंड सर्विस चार्जेस इम्पोज एंड कलेक्टेड अंडर सेक्शन 76 नया ऐड किया है या उसके अंदर जो भी मेंशन है, तो वहाँ कोई टैक्स फी और चार्जेस इम्पोज हुए हैं, वो जो 76 पढ़ दूं? नया वाला क्या है? नहीं वही अपरा- फी एंड सर्विस चार्जेस द बोर्ड विद अप्रूवल खोल ले बेटा, खोल लेते हैं ना, 76 खोल ले। पहले 76 खोल ले। ताकि साथ साथ ही ख़त्म करते जाए ना। Fee. The board with the approval of head minister in charge may by notification in the official gazette subject to such condition, limitation, restriction as may deem fit to impose levy, fee and services charge for valuation in respect of any other services control mechanism provided by any information under the control of board including venture of private public private partnership एज सच रेट एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। तो फ़ी चार्जेस जो है बोर्ड को विद अप्रूवल ऑफ मिनिस्ट्री इन चार्ज जो है विद रिस्पेक्ट टू इन रिस्पेक्ट ऑफ वैल्यूएशन किसी चीज़ की करवानी हो या अदर कोई सर्विसेज हो कंट्रोल मैकेनिज्म हो विद द बोर्ड, तो उसकी फ़ीस जो है या सर्विस चार्ज उसके प्रेस्क्राइब कर सकता है बोर्ड और अकॉर्डिंग वो चार्ज और कलेक्ट किए जाएंगे और उनको सेल टैक्स का पार्ट नहीं होंगे। क्लियर? तो बोर्ड में ऑथोराइज and prescribe the manner in which fee and service charges collected under subsection shall be expended। ये जो सर्विस चार्जेस जो होंगे या फ़ी होगी ये कलेक्ट होंगी, तो इसके लिए बोर्ड प्रोसीजर मैनर भी प्रेस्क्राइब कर सकता है कि कहाँ इस्तेमाल होंगे। क्लियर? ये सेल टैक्स उसके अलावा हैं जो बोर्ड और मिनिस्टर चार्ज को दिए गए हैं कि वो फीस या सर्विस चार्ज को प्रेस्क्राइब करे और चार्ज करे। तो इसके लिए जो बेसिक फंडामेंटल ये है कि कोई टैक्सेस या फ़ी या इम्पोज करना जो है ये लेजिस्लेटर का काम है। तो मिनिस्ट्रियल इंचार्ज या जो है ये कितने टैक्सेस डेफिनेशन में से इवन तो निकाल भी दें, तो इवन देन भी जो ये फेडरेशन और लेजिस्लेटर जो है उसका काम है। इसको कहते हैं एब्डिकेशन ऑफ फंडामेंटल फंक्शन या इसको कहते हैं सरेंडरिंग ऑफ वो फंडामेंटल लेजिस्लेटिव फंक्शन या एक्सेसिव डेलीगेशन। तो पहले मैंने डिस्कस किया था कि जो टैक्स की पोजीशन या फ़ी या चार्जेस की है तो वो फंक्शन जो है वो लेजिस्लेटर का है, वो काम वो एग्जेक्टिव या सबऑर्डिनेट लेजिस्लेटर जो हैं बोर्ड या उनकी पावर नहीं है। लेकिन टू सम एक्सटेंट फेडरल गवर्नमेंट लगा सकती है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट भी लगाए या बोर्ड या कोई इदारा लगाए तो उसकी बेसिक इंग्रेडिएंट जो है वो लॉ में दे दी जाए। इसी तरह ये जो सुई गैस है इनके जो CNG है इन पे टैक्स एक लगा था थ्रू ये स्पेशल प्रोसीजर रूल 2007, तो उसका था रूल था 2020। तो वो चैलेंज हुआ तो अकबाल झगड़ा केस ने कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। उन्हें क्या जो फेडरल गवर्नमेंट है वो ये रेट जो है रेट पर्सन व्हाट पर्सन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट सब्जेक्ट मैटर एंड व्हाट रेट, तीन चीज़ें हैं चार्जिंग की या लेवी की। तो तीन चीज़ें जो है ये लेजिस्लेटर का फंक्शन है। ये उसने अगर वो लेडिएट करना भी है तो ये तीन चीज़ों का जो स्कोप है उसके पास है, वो प्रेस्क्राइब कर दे। अभी आप सेक्शन 3 में देखें तो उसमें लिखा होता है कि ये टैक्स लगना है, इस पे लगना है, इस रेट या इस रेंज में लगेगा, वो प्रेस्क्राइब उधर का। जैसे सुई गैस पे भी है, गैस पे भी है, दूसरे भी है, तो वो सेक्शन 3 में सब सेक्शंस हैं। तो वहाँ लेजिस्लेटर ने उसको फिर स्ट्राइक डाउन किया अकबाल झगड़ा में। फिर बुस्वाम एक्ट में भी यही होल्ड हुआ है कि कोई ये टैक्स लगाना जो है लेवी फीस जो है ये फेडरेशन का लेजिस्लेटर का काम है, क्योंकि उनको लोगों ने पब्लिक ने इलेक्ट किया है। इस तरह सारी
लेजिस्लेटिव फिर तो डेलीगेट लोगों को एग्जेक्टिव को दे देंगे तो वो लगाना शुरू कर देंगे। तो डेलीगेशन जो है, डेलीगेशन हो सकती है लेकिन उस एक्सटेंट तक जहाँ बेसिक इंग्रेडिएंट चार्जिंग सेक्शन या वहाँ दिए हों। जैसे यहाँ भी ये चार्जिंग सेक्शन है तो यहाँ बेसिक इंग्रेडिएंट देने चाहिए थे। बेसिक इंग्रेडिएंट में क्या है, किन लोगों पे लग सकता है, और सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, किस चीज़ पे लगना है, और रेट क्या होगा या रेट की रेंज क्या होगी। यहाँ इसमें रेट की रेंज नहीं है, सब्जेक्ट मैटर तो है, पर्सन भी हो सकता है लेकिन रेट नहीं है। तो इसलिए डेलीगेशन की फंडामेंटल चीज़ें दे के फिर आगे मोड मैनर जो है वो एग्जेक्टिव को दिए जा सकते हैं कि इस रेंज में या इन चीज़ों पे, इन लोगों पे ये आप लगाएं, फिर आगे वो रेगुलेट कर सकता है। तो इसमें रेट नहीं है। तो आप वो सेल टैक्स का रेट क्या है 17, ये 200% लगा दे कोई, तो क्या लगाया जा सकता है? नहीं लगाया जा सकता। तो इसीलिए रेट का डोमेन जो है या पर्सन और सब्जेक्ट मैटर ये उसका डोमेन होता है। तो इसीलिए इसको वैसे भी मुस्तफा बैक्स में भी होल्ड हुआ था कि मिनिस्टर इंचार्ज जो है या कोई भी सेक्रेटरी या सब सेक्रेटरी या कोई भी, इवन प्राइम मिनिस्टर भी ऑथोराइज नहीं है कि वो उसकी अप्रूवल से लगाया जाता है। फेडरल गवर्नमेंट को डिफाइन उसमें किया गया कि फेडरल गवर्नमेंट मीन फेडरल कैबिनेट, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर और 7 फेडरल मिनिस्टर जो है वो होंगे, वो प्रपोजल बनाएंगे, वो लेजिस्लेशन करेंगे, वो फिर आगे भेजेंगे टू द लेजिस्लेटर, तो फिर उसके आगे होगा। तो इसीलिए FBR इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी या फेडरल कंट्रोल टेरिटरी से सेल टैक्स ऑन सर्विसेज लेता है, क्या सेक्शन 76 उस पर्पस के लिए, उसको कवर करने के लिए है? नहीं, उससे तो इसका नहीं, वो एक अलग इंडिपेंडेंट स्टैचू है। ये यहाँ आपकी वैल्यूएशन किसी चीज़ की करवानी है तो उस चीज़ में या सब्जेक्ट मैटर इसमें लिखा हुआ है ना, देखे ना बोर्ड। कोई नोटिफिकेशन आया हमारा जिसको हम, मेरा नहीं ख्याल कोई आया हो, लेकिन कोई सर्विसेज किसी चीज़ पे प्रेस्क्राइब करनी है तो उस पर कर सकते हैं। जैसे अब अपील फीस भी कोई सब्जेक्ट मैटर और ही हो गया है, मिनिस्ट्री के अंडर आ गई है, पहले हम टैक्स देते थे तो अब वो डिफरेंट हेड हो जाएंगे ना। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, इनके रिलेशन से कोई यूएस का 1 रुपया लगा है वो भी इसके तहत, हाँ इसी तरह से लगा होगा। हाँ इस तरह वो भी जो भी सर्विसेज चार्ज इन एडिशन टू सेल टैक्स लगाए जाएंगे कि इसके साथ हम सर्विस रेंडर कर रहे हैं फॉर कंप्यूटराइज POS सिस्टम है तो वो सर्विसेज दे रहे हैं तो हम सर्विसेज भी 1% लेते हैं या आधा फीसद लेते हैं, 2% लेते हैं, वो फिर इसके तहत होगी। वो देखिए सर्विसेज में और टैक्स में फ़र्क है। टैक्स में टैक्स जो होता है वो कंपलसरी एक्सेप्शन आप बनी है, उसमें गवर्नमेंट उसके एंगेज जो है आपको कोई कंसीडरेशन नहीं देती, आप कंपलसरी आपसे ले लेती है और वो एक कॉमन पूल में पैसा चला जाता है स्टेट के और वहाँ से गवर्नमेंट जहाँ चाहे वहीं उसको इस्तेमाल कर सकती है। और फ़ी का ये डिफरेंस होता है कि फ़ी जब चार्ज होती है तो पर्पज़ स्पेसिफिक होता है कि इस पर्पज़ के लिए जाता है और उसी पर्पज़ पे इस्तेमाल होता है। इसमें भी उन्होंने कहा था कि पर्पज़ होगा, बताया जाएगा कहाँ उसको एक्सपेंड किया जाएगा। तो फ़ी और चार्जेस जो होते हैं वो टैक्स से ये डिफरेंट होते हैं कि उसके लिए पर्पज़ वो स्पेसिफाई एग्जैक्टली नहीं कि इतना लिया है तो इतना ही इस्तेमाल करना है, लेकिन ब्रॉडली वो पर्पज़ स्पेसिफाई होता है और उसी पर्पज़ में इस्तेमाल होता है। और ये यूजुअली तो सर्विसेज जो है फिर अलहदा बात है कि मनी बिल में भी आता है कि नहीं, ये एक अलहदा है कि सर्विसेज अगर है तो मनी बिल में नहीं आता तो इधर कहाँ से आ गया, ठीक है ना, वो एक अलहदा इशू है स्कोप में ही नहीं है तो सर्विसेज लगानी है, टैक्स तो है नहीं है या खुद एक्सक्लूड कर दिया लेजिस्लेटर ने, फिर यहाँ कैसे आ गया भाई, फिर थ्रू मनी बिल कहाँ से आ गया, ये एक अलहदा चैप्टर खुलने वाला है, ठीक है ना। 1 रुपया POS का चैलेंज हो सकता है कि फीस है, फीस क्या मनी बिल में आ सकता है, तो मनी बिल के जरिए ये लगाया गया तो रूल में जाकर लगा दी है वही ना, मनी बिल के तहत क्या फ़ीस हो सकती है। जैसे वो फीस लगी थी क्या नाम है उसका वर्कर वेलफेयर फंड वाला, वो चैलेंज हुआ कि वो मनी बिल में तो नहीं आ सकता, वो टैक्स तो है नहीं है, तो वो तो वेलफेयर है या फ़ी है, तो फ़ी और टैक्सेशन में डिफरेंट है, तो ये मनी बिल का तो पार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए उस लिहाज से इसको देखा जा सकता है। अब 43 से 33 की अमेंडमेंट हम पढ़ चुके हैं, ये 43A की 43A जो है वो डील करता है टायर वन रिटेलर से, तो उसमें एक और एडिशन हुई है, कौन सा है अभी, पर्सन एंगेज इन द सप्लाई ऑफ आर्टिकल, ज्वेलरी वाले जो हैं, ज्वेलरी पार्ट देयर आर प्रीशियस मेटल एंड मेटल लैड विद प्रीशियस मेटल, तो इन पे कोई रिड्यूस रेट भी 8 शेड्यूल में भी आए हैं कि इनपुट ना लें 3% है, कितना है वो हम देखते हैं बाद में। ये अब
ये एक्सक्लूजन कोई नहीं, सबको ही आना पड़ेगा है, ये हाँ जी, ये जितने भी पर्सन एंगेज इन सप्लाई आर्टिकल ज्वेलरी और पार्ट्स देयर ऑफ और प्रीशियस मेटल और ऑफ मेटल ग्लैड विद प्रीशियस मेटल, तो इनमें जो फॉल करेगा, इसके अलावा कोई ऐसी धात है, मिनरल है, कोई चीज़ है जो इसमें नहीं करती, तो वो तो नहीं होगा। जो इसमें फॉल करेगा तो वो फिर अब टायर वन रिटेलर है, उसकी फिर उसी तरह POS ऑलमोस्ट सारे ही, उसको आगे उन्होंने आगे भी दे दिया है, आगे फिर उन्होंने रिड्यूस रेट दे दिया है 3% है मेरा ख्याल। तो इन हाँ, तो ये सेल टैक्स पड़ रहे हैं है, लेकिन ये टायर वन रिटेलर में ही सेल टैक्स आगे चलेगा ना। ये सेल टैक्स पढ़ रहे हैं हम, टायर वन रिटेलर POS इंटीग्रेशन 43A जो है, टायर वन रिटेलर की जो डेफिनेशन है उसमें पीछे चेन वाले हैं दूसरे, ये वो एक और ऐड कर दिए हैं, ठीक है ना। वो चेन दूसरे वाले अपनी जगह थे, ये ज्वेलरी वाले जो हैं इनको इंडिपेंडेंटली सारे जो हैं इनको वन टायर रिटेलर बना दिया है। अब इनमें टैक्सेशन आगे फिर अलहदा हम देखेंगे 8 शेड्यूल में, फिर यहाँ डेफिनेशन में आ गया है, आगे रेट लगना है, क्या रेट लगना है, वो नॉर्मल स्टैंडर्ड रेट 17 वाला लगना है, या 3rd शेड्यूल आइटम बनना है, या आगे 8 वाला बनना है, या कहीं और स्पेसिफिक बनना है, तो वो उसके मुताबिक होगा। तो आगे 8 शेड्यूल में है कहीं तो देख लें इसको। आगे जब जाते हैं फिर देख लेते हैं। सेक्शन 3 में सर, 3 इन सबसेक्शन 1A आफ्टर द वर्ड सेक्शन नंबर, हाँ, द वर्ड और ही इज नॉट एन एक्टिव टैक्स पेयर। तो पहले डेफिनेशन ये फर्दर टैक्स का सेक्शन है, तो पहले ये लिटिगेशन चलती रही है कि हु हैज़ नॉट ऑब्टेन्ड द सेल टैक्स, इट मीन जो लाइबल टू रजिस्टर ही नहीं है उस पर फर्दर टैक्स नहीं लगता था। तो अब उन्होंने कहा जी इसमें उनको इनएक्टिव जो है वो भी शामिल कर दिया कि इनएक्टिव से भी फिर फर्दर टैक्स जो है वो भी इस डेफिनेशन में फॉल करेगा। तो उसने नंबर लिया लेकिन इनएक्टिव, हाँ, नंबर है, रजिस्टर भी हो गया है, लेकिन इनएक्टिव हो गया है। पहले तो ये था कि लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो बट ही हैज़ नॉट ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, तो ये आगे बात चली गई है, लाइबल भी है, ऑब्टेन भी कर लिया है, फिर इनएक्टिव हो गया है, तो वो भी इसमें आ जाएगा। पहले इस पर फर्दर टैक्स नहीं, इनएक्टिव जो होता था उस पर टैक्सेशन जो है वो टैक्सेशन ये वाला फर्दर टैक्स नहीं था, तो अब इनएक्टिव होने से वो टैक्स उस पर लग गया। ये नया प्रोवाइजर है। ये सब सेक्शन 7 जो है, 7 किस चीज़ का है? 37 जो है वो डील करता था टैक्स शैल बी विदहेल्ड, विद होल्डिंग का है, जैसे इसका लिया 11 शेड्यूल है और इसके आगे रूल भी हैं, मेरा ख्याल 14D है विद होल्डिंग के। अगर विद होल्डिंग को आपने देखना है कि कौन से सेक्शंस हैं, तो नंबर 1 तो ये 3 का सब सेक्शन 7 देखें, फिर 11 का 4A देखें, फिर आप 11 शेड्यूल देखें, और 11 शेड्यूल के साथ फिर 14D जो है वो रूल देखें। सारों को मिलाएंगे तो फिर आपको विद होल्डिंग जो है वो आपकी पूरी आपको नज़र आएगी। तो यहाँ वो मैंने जैसे पहले कहा था कि लेजिस्लेटर जो फंडामेंटल चीज़ें हैं वो यहाँ प्रेस्क्राइब करेगा, प्रेस्क्राइब करके फिर आगे जो शेड्यूल है उसमें रेट दे दिए उसने, ठीक है, रेट और एग्जम्पशनें भी उधर दे दी कि जैसे 3rd शेड्यूल वाले हैं या वोटर कमर्शियल वोटर हैं या कुछ और है उसमें स्पेसिफाई है जिन पे नहीं लगेगा, वहाँ ये भी बता दिया किन किन पे लगेगा। फिर आगे रूल में भी कुछ प्रोसीजर बता दिया उसका किस तरह कलेक्ट करना है, किस तरह पे करना है। तो इसमें साथ में है फॉलोइंग प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग फैसिलिटेशन सेल ऑफ थर्ड पार्टी गुड्स लाइबिलिटी टू विदहेल्ड ऑन द टैक्सेस सच पार्टी एट द रेट स्पेसिफाइड इन कॉलम 4 against 8 of 11 shall be on the operator of such market place। तो ऑनलाइन जो है उनको भी विद होल्डिंग में ले आए, तो ऑपरेट कर रहा है जो मार्केट वो विद होल्ड करेगा, रेट वहाँ दिया हुआ है, वहाँ वो भी रेट भी प्रेस्क्राइब कर दिया है 11 शेड्यूल में, तो उसके मुताबिक उसकी भी विद होल्डिंग होगी। तो यहाँ पे बेसिकली विद होल्डिंग एजेंट डिफाइन कर दिया कि करना किसने, हाँ, मार्केट जो ऑपरेटर है उसने करना है, वो वहाँ पे लिखा होगा कि उसका किस रेट से करना है, जो ऑनलाइन वाले लोग हैं उनसे उसने लेना है, ठीक है, ले फिर जमा कराना है वहाँ, फिर आगे रूल प्रोसीजर में जो उसको फैसिलिटेट कर। पहले तो बेसिक बात होती है कि विद होल्डिंग एजेंट जो है वो डिडक्टिंग एजेंट भी होता है, कलेक्टिंग एजेंट भी होता है, ठीक है। डिडक्टिंग होता है कि जो वो पे कर रहा हो तो उस पर कर ले, कलेक्टिंग होता है कि अपने रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा हो तो साथ ही वो भी कलेक्ट कर ले,
ठीक है ना। तो इस तरह की जो सिचुएशन हो, आप कलेक्टिंग एजेंट भी हो सकते हैं, आप डिडक्टिव विद होल्डिंग एजेंट भी हो सकते हैं। विद होल्डिंग में एट द टाइम ऑफ पेमेंट, जब आप पे कर रहे हो तो उस वक्त दें। कलेक्टिंग होता है जब रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं तब। बाद दफ़ा ये भी होता है कि आप डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं, तो डेबिट कर, जैसे बैंक है वो आपके अकाउंट में डेबिट क्रेडिट कर रहा हो तो उस वक्त उसका उतना पोर्शन जो है डेबिट क्रेडिट कर लेता है, या डेबिट क्रेडिट करते वक्त, या पेमेंट करते वक्त, या कलेक्शन करते वक्त। तो जो स्पेसिफाइड हो, जो डिडक्टेबल इवेंट हो या कलेक्टेबल इवेंट हो, तो कलेक्टेबल इवेंट या डिडक्टेबल इवेंट या क्रेडिट या डेबिट इवेंट और प्रेस्क्राइब पर्सन विद होल्डिंग जो होगा उन देखा जाएगा। डिडक्टी कौन सी है, डिडक्टर कौन सा है, या पेई और पेयर कौन सा है, तो उसके मुताबिक फिर विद होल्डिंग होगी। तो यहाँ उन्होंने उसको मार्केट प्लेस जो है, ऑनलाइन मार्केटिंग में प्रोडक्ट है, किसी की सेल परचेज कर रहे हैं तो मार्केट ऑपरेटर जो होगा वो उससे कलेक्शन की जो अरेंजमेंट है या रेट है उसके मुताबिक करेगा। आगे बैठ। सेक्शन 9 में फॉर वर्ड्स, ये आपका जो बिजली पे जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिलों पे जो देना था, हाँ, टायर 1 के अलावा जो है, अदर देन टायर 1 रिटेल जो है, उसमें डिफरेंट रेंज पहले दी हुई थी, तो आप रेंज जो है और उसको बदल के अलहदा रेंज 3-4 रेंज दी हैं, केस बिल तक इतनी, और उसमें सर्विस प्रोवाइडर उधर भी इधर भी और ट्रेडर वाला जो डाला गया है, तो उधर 99A है इनकम टैक्स में, जहाँ कहा गया था कि यहाँ जो टैक्स दिया जाएगा वो वहाँ का फाइनल डिस्चार्ज कॉन्स्टिट्यूट होगा कि इनकम टैक्स के अंदर भी दिया हुआ है। तो उसमें ये टायर 1 रिटेलर थे और सर्टन सर्विस प्रोवाइडर थे। सर्विस प्रोवाइडर वो प्रेस्क्राइब करना है बोर्ड ने, उसमें 50,000 था, और बाकी पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कोई, हाँ, टायर 2 रिटेल वाले, तो 5% ऑफ वेयर मंथली बिल डज नॉट एक्सीड 25,000, इस पे था एट द रेट ऑफ 7.5% वेयर बिल डज नॉट एक्सीड ऑफ 4 अमाउंट द वर्ड ₹3,000 per month where monthly bill does not exceed 30,000 रुपये, 5,000 per month where bill exceed, यहाँ पहले 2 स्लैब थे अब 3 स्लैब दे दिए गए, 1,000 रुपये exceed 30,000 but does not exceed 50,000 and ₹10,000 per month where electricity bill exceed ₹50,000 shall be added, 50 से above 10,000, और सर्विसेज वाले में वो 50,000 था। क्लियर। उसके बाद आफ्टर सबसेक्शन 9 द फॉलोइंग प्रोविजन इंसर्टेड, प्रोवाइड दैट बोर्ड में थ्रू जनरल ऑर्डर प्रेस्क्राइब एनी क्लास ऑफ पर्सन हु शैल पे ₹50,000 पर मंथ थ्रू देयर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। ये सर्विस प्रोवाइडर जो थे उनके लिए कि 50,000, किसी के लिए भी कहा जा सकता है, वकीलों को भी कहा जा सकता है कि आप 50,000 दे, लेकिन वो इनकम टैक्स में उधर दे देंगे या इधर दे देंगे, दोनों में से। जी भाई, ये कौन सा है, उसी में ही आफ्टर द वर्ड प्रोवाइडेड द वर्ड फर्दर शैल बी इंसर्टेड एंड इन एग्जिस्टिंग सेकंड प्रूव फॉर द वर्ड फर्दर द वर्ड आल्सो भी, ये उसी की चेंजेस दी हैं। 9 में इसमें मिलाती हैं कि उसी को खोलने के ऊपर लाइन है, उसी को खोल के अमेंडमेंट है कहाँ पे, नीचे आफ्टर 9 में ही है, द प्रीवियस नेम्ड इंसर्टर प्रोवाइडेड दैट पर्सन में जनरल, वो हो गया। हाँ, इन एग्जिस्टिंग फर्स्ट प्रोविजन वो पढ़ लेते हैं, 9 का फर्स्ट प्रोविजन पढ़ेंगे। First provision, provided that tax under this section shall be in addition to the tax paid on the supply of electricity under section 1(1)(a) and 5, कि ये जो, हाँ, इसका आफ्टर प्रोवाइडेड द वर्ड फर्दर शैल बी, तो फर्दर तो हम पहले ही नहीं है, नहीं ऊपर है ना, है यहाँ पे फर्दर ऐड हुआ है। हाँ, यहाँ प्रोवाइडेड फर्दर दैट द टैक्स अंडर दिस सेक्शन शैल बी, ग्रामर ठीक, एडिटोरियल कई भी चेंजेस हैं इसमें। बेसिकली उन्होंने कहा कि प्रोवाइडेड फर्दर द टैक्स अंडर दिस शैल बी इन एडिशन टू टैक्स पेबल ऑन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सब सेक्शन 1 जो है, 1 चार्जिंग सेक्शन जो 17% लगता है जो बिजली में आता है, उसके अलावा ये होगा, और 1(a) फर्दर टैक्स अगर कोई है तो उसके भी अलावा होगा। 5 में एक्स्ट्रा टैक्स होता है, तो 5 में कोई एक्स्ट्रा टैक्स लगा हुआ है उसके इन एडिशन टू दैट ये बिजली के बिलों पे जो रेंज लगाई है ये लगेगा। जो टायर अदर देन टायर 1 रिटेलर जो है उस पे जो टैक्स लगाया गया है
पहली रेंज वाला 5 है, 10 है, जो भी 15 है, 20 है, जितना भी है, वो जो ऑलरेडी बिजली पे लगता है, जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लगाती है 17% या फर्दर टैक्स या एक्स्ट्रा टैक्स, उसके अलावा ये होगा तो फिर उसकी फाइनल डिस्चार्ज इनकम टैक्स और सेल टैक्स में होगी। क्लियर। उसके बाद प्रोवाइडेड फर्दर आल्सो, क्योंकि फर्दर पीछे ला गया था तो यहाँ उन्होंने आल्सो भी लगा दिया, दैट कमीशन इन लैंड हैविंग शैल इशू ऑर्डर टू द एक्साइज रिगार्डिंग एक्सक्लूजन ऑफ ए पर्सन, और एक्सक्लूड करना है वांट इसमें से तो उसको वो देगा। क्लियर। तीन का एक नया स्कोप आया है, इसमें नॉट विद एनी कंटेन इन द एक्ट द बोर्ड बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल मे रिक्वायर एनी पर्सनल क्लास टू इंटीग्रेट देयर इनवॉइस इशूइंग मशीन। ये ऑलरेडी आया हुआ था सप्लीमेंट्री में, पहले भी हमने डिस्कस किया था, तो उसको फिर इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है। ठीक है, इसकी मशीन की है, मशीन और इनवाइसिंग जो रियल टाइम इनवाइसिंग मशीन नहीं था पहले वाले में, तो इसमें उन्होंने मशीन को भी लेके आए। वो कहें जी सिस्टम तो है, मशीन तो प्रेस्क्राइब नहीं, तो उनका मशीन भी लगाएंगे अप्रूव। जो इन सेक्शन 8 इन सबसे जो M6 जो है वो डिसअलाउइंग के मतलब है, जो आप इनपुट क्लेम करते हैं तो स्पेसिफिकली ओवरराइडिंग सेक्शन है, जो कि उसमें लिस्ट दी हुई है कि ये जो टैक्सेस हैं वो डिसअलाउड, इनकम टैक्स, इनपुट टैक्स जो हैं वो आप क्लेम नहीं कर सकते। टाइम एंड मैनर ऑफ पेमेंट है, टाइम एंड मैनर ऑफ पेमेंट सेक्शन 6 में भी आई, 6 में आई। अच्छा अच्छा टाइम है, ये आपने कब पे करना है। इम्पोर्ट का टैक्स इम्पोर्ट स्टेज पे होगा, जब आप रिटर्न फाइल करेंगे उसके साथ आप करेंगे, तो उसके इसमें क्या है अमेंडमेंट, इसमें वो कौन, अच्छा इन सेक्शन आफ्टर द वर्ड ओमिटेड सब सेक्शन 4 द फॉलोइंग न्यू सेक्शन द फेडरल गवर्नमेंट को दी होगी टर्म एंड कंडीशन के कैसे पेमेंट चेंज करनी है। The federal government may subject to certain condition, limitation and restriction as it may impose by notification in the official allow payment of sale tax on installment basis by the federal or provincial government or any public sector organization on the import or supply of goods or class of goods। तो इसलिए फेडरल गवर्नमेंट जो है, फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने जो टैक्स देना है उनको किस्तों पे कर सकती है, तो आम बंदे को नहीं है। ठीक है ना, है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइज या प्रोविंशियल फेडरल गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी इंपोर्ट पे टैक्स आया हो तो उसको दे सकती कि आप किस्तों में दे दें, या उसने सप्लाई की उस पर बनता हो तो कहते हैं आप बजाय आपने हर महीने की रिटर्न के साथ जो ड्यू बनता है वो देना है तो आप किस्तों में दे दें, तो किस्तें की जा सकती हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी गुड्स और क्लासेस ऑफ प्रोवाइडर सच पेमेंट मे बी अलाउड फ्रॉम एनी प्रीवियस डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन अंडर दिस सब सेक्शन। ये स्पेसिफिक होगी, वो गवर्नमेंट ने दिया नहीं होगा, फेडरल गवर्नमेंट ने या पब्लिक सेक्टर या जितनी ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी उन्होंने दिया हुआ ना, कहीं पिछली डेट से हमें किस्तें कर दें, तो उन्होंने कहा चलो फिर इसमें पहले लाभ है तो किस्तों की गुंजाइश नहीं है, तो पहले फेडरल गवर्नमेंट को पावर देते हैं, फिर वो थ्रू नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट वो किस्तें शिस्तें जो है आपको कर देंगे। वो आगे से जनरल ये होता है कि जितने एग्जेक्टिव नोटिफिकेशंस होते हैं वो प्रॉस्पेक्टिव होते हैं, वो रिट्रांसपेक्टिव नहीं होते, तो अनलेस लेजिस्लेटर ने उनको पावर दी हो कि वो रिट्रांसपेक्टिव इशू कर सकते हैं, फिर भी लिमिटेड हो, बेनिफिशियल हो तो रिट्रांसपेक्टिव हो सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा यहाँ स्पेसिफिक पावर दे दी कि उसको रिट्रांसपेक्टिव भी किया जा सकता है, तो वो फिर पुरानी डेट से भी उसको रिट्रांसपेक्टिव। ये सर इम्पोर्टेंट है। हाँ 8 वाला ये पहले सामने आ गया था, तो 8 सेक्शन जो है वो 7 जो है वो सेक्शन डील करता है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल लायबिलिटी और एडमिसिबिलिटी ऑफ इनपुट टैक्स, कि उसमें इम्पोर्ट पे या दूसरी जो टर्म एंड कंडीशन है जो आपको अलाउबल होंगे। और 8 कहता है ओवरराइडिंग सेक्शन है, नॉन अब्स्टेंट क्लास है, वो कहता है कि ये जो इनपुट टैक्स हैं वो आपको अलाउ नहीं होंगे इवन दो वैलिड जस्टिफाइड जैसे मर्जी हो। तो इसमें से उन्होंने इन सब सेक्शन 1 क्लास एम शैल बी ओमिटेड, तो एम वाली कौन सी थी पहले एम देख लें। जो कि अगर आपने आईडी कार्ड ना, हाँ आईडी वाला आईडी कार्ड ना दिया तो प्रोपोर्शनेट डिसअलाउ कर देंगे, जितनी सेल उसको की है या दूसरी सेल जो पोर्शन बनता है इनपुट उतना डिसअलाउ हो जाएगा, तो वो उन्होंने मिट कर दिए। तो आप शनाख्ती कार्ड के वाला से डिसअलाउ आपका इनपुट 23 में भी आई होगी और इधर भी आई है। ठीक है जी। 8B सबसेक्शन 1 में 8 1B में पहले अमेंडमेंट आई थी
कि जो लिस्टेड कंपनियाँ शंपनियाँ हैं वो उन पे 10% नहीं लगेगा, जो उस पर 90% जो वाला जो 10 है उन पे नहीं होगा। तो आप मेरे ख्याल उसको ओमिट कर दिया क्या कि उन पे भी लग गया। ठीक है, पहले था कि 90% 8B जो है, 8B सेक्शन ये है कि अब इनपुट क्लेम जो आपने करना है वो सब्जेक्ट टू एक आपका नोटिफिकेशन है, उसमें जो है वो उससे एग्जम्पशन है। उसके अलावा 90% आप इनपुट क्लेम कर सकते हैं, 10% आपको रिटर्न के साथ देना है। लेकिन उसमें ये पब्लिक लिस्टेड कंपनियां पहले पिछली दफ़ा मेरा डाला था, उसको एक्सक्लूड किया था कि उन पे अप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे फिक्स एसेट पे अप्लीकेबल नहीं है तो अब उनको डिलीट कर, उन पे भी अप्लीकेबल हो गया। अब उन्होंने भी उसको, हाँ जी, तो ये पहले ऑलरेडी सप्लीमेंट्री में आया हुआ है। तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन काट देंगे और आपका वैसे तो अब इनकम टैक्स में था कि आपका मोबाइल भी डिस्कनेक्ट कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी भी कर देंगे, गैस भी कर देंगे। तो उसके ही पैरेलल उसी तरह का ये है। तो फिर बाद में अगर चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी तो आपको रिस्टोर भी कर देंगे। तो इसी तरह वो था नॉन इंटीग्रेशन की वजह से। तो ये भी उसी तरह ये डिसकंटिन्यूएशन ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नॉट विद एनी कंटेन इन दिस एक्ट और एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स द बोर्ड शैल हैव द पावर थ्रू सेल टैक्स जनरल ऑर्डर। उसमें भी ऐसे ही था, उसमें 114 कुछ था, मेरा 114A था। तो यहाँ 14AB है, जो शैल हैव पावर टू डायरेक्ट द गैस और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी फॉर डिसकंटिन्यूइंग गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ऑफ एनी पर्सन हु फॉल इन द फॉलोइंग कैटेगरी। नेम एनी पर्सन इन टायर 1 रिटेलर हु फेल टू रजिस्टर फॉर सेल टैक्स पर्पज, रजिस्टर नहीं करता तो वो वाला। दूसरा, notify tier 1 retailer registered but not integrated with the board computerized system, तो उनका किया जाता है। Provide that upon registration or integration as the case may be of the above said person, board shall notify the restoration of their gas electricity connection through sale tax general order। तो वहाँ मोबाइल कनेक्शन भी था ना वहाँ, तो हाँ, तो यहाँ मोबाइल नहीं है, यहाँ गैस और इलेक्ट्रिसिटी है। 23 जो है वो एडवाइस की डेफिनेशन है। तो उसमें भी वो आईडी कार्ड की शर्त थी, वो उन्होंने नेम एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ रिसिपिएंट इन सबसे क्लास बी शैल बी, हाँ 1 भी पहले क्या था और इसका 1 भी पहले पढ़ ले। तो उसमें वो आईडी कार्ड वाली जो शर्त थी वो मौजूद थी, जो अब वाली डेफिनेशन में नहीं रही। 23 से 14 पीछे नेम एड्रेस। अब इस सारे की जगह पे मेड बाय रिटेलर के इन सब सेक्शन 1 क्लास बी शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। नेमली अब जो क्लास बी है वो पूरी की जगह पे ये आ जाएगा। तो अब क्या आ गया, नेम एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ रिसिपिएंट। रजिस्ट्रेशन नंबर को लॉ पूरे में कहीं डिफाइन किया गया? रजिस्टर, हाँ जी, सेक्शन 2 का 24 है। ठीक है, हाँ देखना, देख लें। 2 का 24 सेकंड खोल दीजिए। 2 का 24 रजिस्ट्रेशन नंबर बी ने नंबर अलॉटेड टू ए रजिस्टर्ड पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट। ठीक, दिस एक्ट के लिए सेल्स नंबर जो उसको रजिस्ट्रेशन नंबर, हाँ जो भी अलॉट किया गया, जो भी रजिस्ट्रेशन, जो भी नंबर अलॉट किया गया है, एनटीएन है ये, वो जो भी अलॉट। अब 3 चीज़ें, नेम एड्रेस और रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द रिसिपिएंट। सर अब वही मेरा सवाल है, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ रिसिपिएंट में नहीं देता, हाँ रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ रिसिपिएंट नहीं देता तो क्या इनवॉइस इनवैलिड हो जाएगी? नहीं होगी मेरा इरेगुलरिटी, क्योंकि जनरल कंज्यूमर जस्ट उसका तो रजिस्ट्रेशन नंबर होता ही नहीं। एक्सक्लूजन तो है कोई नहीं है, एक्सक्लूजन तो है कोई, उन्होंने कहा अभी ये देना है। नहीं मैंडेटरी क्लास है ना सेक्शन 23। क्या सेक्शन 23 मैंडेटरी सेक्शन है ना? नहीं, शैल भी सब नहीं मैंडेटरी नहीं। जहाँ कहीं दूसरे होंगे ना जो रजिस्टर्ड पर्सन है वहाँ देना है। वैसे तो रिटेलर सारे रिटेल जो सेल है वहाँ तो ये अप्लीकेबल नहीं होती, क्या अप्लीकेबल, वहाँ तो इनवॉइस भी अप्लीकेबल नहीं होती। इस वाला फॉर्मेट जो है वो जनरली जो इस तरह का है वो नहीं होता ना। तो ये जहाँ आपका रजिस्टर्ड पर्सन है वहाँ वो इसको ऊपर से पढ़ लेना, इनवॉइस क्या है, इनवॉइस क्या है, इनवॉइस को पढ़ नहीं, इसमें 23 को पूरा पढ़े तो फिर रजिस्टर्ड पर्सन
रजिस्टर पर्सन मेकिंग ए टैक्सेबल राइट शैल इशू ए सीरियल नंबर टैक्स राइट एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कंटेनिंग फॉलोइंग इन उर्दू इंग्लिश नेमली कंटेनिंग लिखा है, इसमें कोई शैल वो ज़रूरी नहीं है। नेम एज रजिस्टर पर्सन ऑफ द, ये रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द सप्लायर, ठीक है, ये अपना हो गया। नेम एड्रेस ऑफ द, ये नेम ऑफ द रिसिपिएंट तक रह गया, रिसिपिएंट तक रह गया, आगे ख़त्म कर दिया है। एनटीएन नंबर अनरजिस्टर्ड पर्सन एज द केस भी, वो सारे ख़त्म हो गए, ठीक है। आज उधर 30C को 36 और जस्ट अमेंडमेंट है, उन्होंने वर्ड चेंज किए चले डायरेक्टर जनरल को, और डायरेक्टर जनरल इनलैंड एवेन्यू सर्विस अकेडमी, ये सेल टैक्स में भी, एक्साइज में भी, कस्टम में भी मेरा उन्होंने यूनिवर्सल अमेंडमेंट की। सेक्शन 33 आ जाए जी, ये पेनल्टियाँ हैं जी। in section table in serial 24 in column 1 the bar code the word QC, ये जो वन टायर रिटेलर हैं उन्होंने बार कोड के साथ QR कोड भी होगा, नहीं तो अदरवाइज इसकी बार कोड की जैसे पेनल्टी थी वो पेनल्टी इस पर भी लग जाएगी। QR कोड नहीं होगा, आपकी इनवाइस जो हैं POS इंटीग्रेशन वाले जो हैं QR कोड आपकी इनवाइस बार कोड के साथ ये भी होगा, आर या दोनों में से होगा, ना होगा तो उसकी भी पेनल्टी लगेगी। पढ़ लें उसको। 24 का कॉलम 1 जो है वो डील करता है ऑफेंस, नेचर ऑफ ऑफेंस आपने क्या किया है। ये दूसरा जो है ये करता है कि आपको पेनल्टी क्या लगेगी, और तीसरा जो है वायलेशन सेक्शन कौन सा आपने वायलेट किया, क्लियर। तो ऑफेंस में है पर्सन हु इज इंटीग्रेटेड फॉर मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ सेल, प्रोडक्शन एंड सिमिलर बिजनेस ट्रांजेक्शन विद द बोर्ड और इट्स कंप्यूटराइज्ड सिस्टम कंडक्ट सच ट्रांजेक्शन इन ए मैनर सो एज टू अवॉइड मॉनिटरिंग, ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ सच ट्रांजेक्शन और इशू एन इनवॉइस विच डज नॉट कैरी द प्रेस्क्राइब इनवॉइस नंबर। अब यहाँ देख लें, कैरी द प्रेस्क्राइब इनवॉइस नंबर और बार कोड और बेयर डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर और काउंटरफिएटेड बार कोड और एनी पर्सन हु बिट कमीशनिंग ऑफ सच ऑफेंस। तो ये है, यहाँ वो नहीं है, देखें यहाँ पेनल्टी भी लगी है, जिसमें पेनल्टी लगती है वो मैंडेटरी होता है, उस चीज़ पे पेनल्टी नहीं है कि रेसिपिएंट का नाम नहीं होगा तो, क्लियर। तो रजिस्ट्रेशन नंबर रेसिपिएंट का नहीं होगा तो उस पर पेनल्टी लगेगी। यहाँ बार कोड पे या इनवॉइस पे दूसरे पार्टिकुलर जो है जिस पे पेनल्टी होगी वो मैंडेटरी होगा, जिसकी पेनल्टी नहीं होगी वो डायरेक्टरी या मेयर इरेगुलरिटी होगी, ठीक है। बिल पे आ यूनिफॉर्म वाला आ गया जी, ये यूनिफॉर्म जी, अब यूनिफॉर्म किसके लिए है, ये आपका ऑफिसर के लिए यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट prescribe rule for wearing of uniform by the officer and staff of inland revenue services। तो 76 में ये है, आफ्टर 76 वाला तो फ़ी और उसका था, तो उसके बाद ये आ गया। थर्ड शेड्यूल में गे सीरियल में साइन कॉलम 1 एक्सप्रेशन ये है द वर्ड रेस्पेक्टिव हेडिंग, पहले लिमिटेड था कि इस हेडिंग में जो आएगा, अब जो भी उसके रेस्पेक्टिव हेडिंग HS कोड कस्टम में वो सारे उसमें स्कोप उसका, हाँ है हाँ। तो डिटर्जेंट में लिटिगेशन होगी ना कि इस हेड में तो ये आते हैं, डिटर्जेंट किसी और में है तो वो नहीं है, फॉल करता। उन्होंने जहाँ कहीं भी डिटर्जेंट किसी भी हेड में आता है तो वो उसके काफ़ी सारे इसी तरह रिस्पेक्टिव हेडिंग चेंज की है उन्होंने, बजाय हेडिंग देने के लिमिटाइज करने के तो उन्होंने रिस्पेक्टिव हेडिंग कर दी है। ये डिटर्जेंट था और एक हेड दिया हुआ था, अगर 2-4 हेड में या सब हेड में या कहीं है तो वो फिर इसमें शामिल नहीं था, क्योंकि स्पेसिफिक डिटर्जेंट और HS कोड एक लिमिटाइज और स्पेसिफिक हो गया था। अब उनका डिटर्जेंट है, अगर रिस्पेक्टिव HS कोड में या कस्टम जो HS कोड है उसमें कहीं भी फॉल करता हो, 1 में 2 में 3 में, डिफरेंट साइड, डिफरेंट कैटेगरी, डिफरेंट उसका मटीरियल, ठीक है। तो डिटर्जेंट डिफरेंट हो सकते हैं ना, डिफरेंट चीज़ों के, एक हर्बल वाले भी हैं, दूसरे भी हैं, बहुत सारी कैटेगरी हैं, तो किसी हेड में भी आ सकते हैं। तो जिस हेड में भी हों तो उन्हें बजाय इस हेड वाले में हों तो जिस हेड में भी हों वो रिस्पेक्टिव हेडिंग। 6 शेड्यूल जो है वो डील करता है विद एग्जम्पशन, और सेक्शन उसका 13 है जो ओवर राइडिंग है।
ये पहले तो नंबर आप सीरियल नंबर 13 देखें, कॉलम नंबर 3 में ये HS कोड है। जी सीरियल 13 थे ना सर हमारी वो वाली ये तो देखिए, ये ऊपर देख लें प्रोडक्ट क्या है का, ये वेट हुआ। वेबसाइट खोले youtube.co ऑनलाइन पहले तो कॉलम खोले ना, कौन सी कौन सी सीरियल है 45 है, 13 ये किधर है सीरियल, ये 13 है, 13 ये एडिबल वेजिटेबल है, इम्पोर्टेड फ्राम अफगानिस्तान इंक्लूडिंग रूट्स एंड ट्यूब्स एक्सेप्ट where potato and onion whether fresh frozen otherwise preserved that is in cold storage but excluding those bottles are canned 76। तो इसके अंदर ये HS कोड होगा, इन्हीं प्रोडक्ट में से कोई, हाँ तो उसको उन्होंने एग्जाम्पशन ख़त्म कर दी उसकी। ठीक हो 32 नंबर सीरियल पे आ जाए, इसी की 32 पे 32 सर ये सब्स्टिट्यूट हो गई है। बत्ती योगर्ट एक्सक्लूडिंग दैट सोल्ड इन रिटेल पैकेट अंडर, ये 32 ये नहीं है, 6 शेड्यूल की ना आपने तो ये कोई 8 खोल लिया, 6 शेड्यूल की 32 डेयरी प्रोडक्ट जो है वो आपकी 6, 7, 8, 9, 8 शेड्यूल में। सर ये न्यूज़ प्रिंट में ना पहले थी कुछ चीज़ें ख़त्म की, इसकी 32 सीरियल पे 32 32 न्यूज़ प्रिंट एंड एजुकेशनल टेक्स्ट बुक बट एक्सक्लूडिंग ब्रोशर लीफलेट एंड, ये नई ऐड हुई है। नहीं सर ये सब्स्टिट्यूट हुई है, फाइनेंस एक्ट खोले ना, फाइनेंस बिल किधर है, ये सर ये सब्स्टिट्यूट सही, न्यूज़पेपर बुक्स बट एक्सक्लूडिंग ब्रोशर लीफलेट एंड डायरेक्टरीज, उसमें रिस्पेक्टिव अब ये आई है ना, अब ये हाँ रिस्पेक्टिव हेडिंग दे दिया है ना, पहले कोई स्पेसिफिक हेड होंगे, बहुत सारी ऐसी आई हैं जिसमें रिस्पेक्टिव हेडिंग उन्होंने दी है, वो एक्सटेंड कर दिया उसका स्कोप। सर किसकी अब एग्जाम्पशन पहले लिमिट आई थी, अब ज़्यादा हो गई। हाँ। किसी की 45 में भी सर रिस्पेक्टिव हेडिंग आया, 120 में भी रिस्पेक्टिव हेडिंग आया। बेसिकली एग्जाम्पशन या चार्जेबिलिटी जहाँ शेड्यूल में होती है ना, वहाँ डिस्क्रिप्शन ज़्यादा रोल प्ले करती है, HS कोड का इतना रोल नहीं होता, क्योंकि जो चीज़ हो सकता है HS कोड में बहुत सी चीज़ें हों, लेकिन यहाँ एक चीज़ प्रेस्क्राइब हो जो, तो फिर एग्जाम्पशन उसी की होगी जो डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है। इसी तरह सेल टैक्स ऑन सर्विसेज है, वहाँ भी HS कोड है, और उधर वो जैसे उसकी एंट्री 52 थी इसकी वकला वाली, लीगल प्रैक्टिशनर उसमें लिखा ही नहीं था, पिछले दिन भी आर्गू हुआ, हमने कहा जी जो फर्स्ट शेड्यूल में एंट्री है वहाँ लीगल प्रैक्टिशनर एंड अदर कंसल्टेंट है, अब आगे HS कोड तो लीगल प्रैक्टिशनर वाला टोटल एंट्री का दिया है, लेकिन इधर लीगल प्रैक्टिशनर तो लिखा ही नहीं, इधर तो हम हमारी प्रजम्पशन ये है कि इधर अदर कंसल्टेंट लिखे गए हैं, लीगल प्रैक्टिशनर होता, लेजिस्लेटर की इंटेंशन होती तो इधर लीगल प्रैक्टिशनर लिखा जाता, जब लिखा नहीं है तो फिर ये इस पे चार्जेबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि ये शेड्यूल और आपका चार्जिंग सेक्शन में कन्फ्लिक्ट आए तो ये शेड्यूल जो है सब सर्विएंट है, ये उसको प्लेस देता है, यील्ड देता है टू द चार्जिंग सेक्शन, और इनकन्सिस्टेंसी जो है या एम्बिगुइटी जो है वो दैट इज़ बीइंग रिजॉल्व्ड इन फेवर ऑफ द टैक्स पेयर इन कनेक्शन विद चार्जेबिलिटी, तो इसलिए फिर जो उसमें उसी लॉ के तहत भी तो वो फिर उस पर टैक्स नहीं लग सकता। जिस चीज़ को वहाँ जब लिखा हो कि टैक्स इज चार्जेबल ऑन द सर्विसेज मेंशन्ड इन द शेड्यूल, अब शेड्यूल में तो मेंशन ही नहीं है, शेड्यूल में मेंशन कहाँ हो कि HS कोड तो नहीं लिखा हुआ कि जिनके HS कोड है उन पे टैक्स लगेगा, ठीक है ना, वहाँ तो लिखा है मेंशन डिस्क्राइब सर्विसेज डिस्क्राइब्ड, यहाँ प्रोडक्ट डिस्क्राइब, जो प्रोडक्ट डिस्क्राइब नहीं है हेडिंग का तो चार्जेबिलिटी में या एग्जम्पशन में वहाँ जिक्र ही नहीं है, ठीक है ना, तो इसीलिए सीरियल नंबर का भी जिक्र नहीं किया, इस सीरियल पे आएगा तो एग्जम्पशन है, बेसिक डिस्क्रिप्शन वाला है कि जिन प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है, गुड्स की यहाँ गुड्स है, सेल टैक्स ऑन सर्विसेज की होगी, कोई और एरिया है तो वहाँ उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, जो डिस्क्रिप्शन है वही प्रोडक्ट वही सर्विसेज वही एग्जाम्प्ट होगी, तो इसलिए आगे उन्होंने प्रिवेल करेगी
HS कोड के HS कोड जो है उस बेसिस पे रिवर्स नहीं हम कर सकते। तो कस्टम में तो अदरवाइज होता है, लेकिन यहाँ क्योंकि चार्ज अगर यहाँ वहाँ लिखा हो चार्जेबिलिटी में कि ये जो HS कोड है उस पे टैक्सेशन होगी या उस रेट से होगी तो फिर उसके मुताबिक होगी। तो वहाँ लैंग्वेज जो होगी चार्जेबिलिटी में या डेफिनेशन में जहाँ होगी उसके मुताबिक शेड्यूल को कंस्ट्रूट करेंगे। ये 45 सीरियल में भी सर पर्सपेक्टिव हेडिंग आ गया, उसके बाद 120 सीरियल है जी, इसी की 120 इसमें भी रिस्पेक्टिव हेडिंग आ गया। हाँ, ये हेल्थ इक्विपमेंट वगैरह है कोई, ठीक है ना। 120 में 133 में भी रिस्पेक्टिव हेडिंग आ गया। अब उसमें बजाय उनको एक्सटेंड कर दिया, ठीक हो गया आगे। बड़ी है कम नहीं हुई। हाँ 133 में भी सर ठीक ठीक है, क्योंकि वो एक ऐड था 3808 तो उन्होंने कहा जिस हेडिंग में भी ये चीज़ें फाइल करेंगी तो किस मटीरियल की हैं कैसे जहाँ भी फाइल करें, हाँ वो किसी और हेड में भी हैं तो वो भी इसमें फाइल करें। जी बेटा 137 जो है आफ्टर इसमें आर्ट कार्ड जो है वो इंसर्ट हुआ है पेपर के मुतालिक है ये। अच्छा 137 पेपर वे आर्ट कार्ड जो है हाँ 60 वेट जो वेइंग 60 ग्राम M2 आर्ट पेपर प्रिंटिंग पेपर और एंड आर्ट कार्ड हैं प्रिंटिंग में तो आर्ट कार्ड वो भी ऐड हुआ है। ऐड हुआ चलो इसका भी स्कोप बढ़ गया। 137 शेड्यूल ये है अच्छा इसका एचएस कोड भी उन्होंने ऐड कर दी है। जो है ना आफ्टर एक्स पे अच्छा उस HS कोड में जो फाइल करेंगे शेल बी एडेड, ये HS कोड भी डाल दिया आफ्टर। आके लिए अगर उसके लिए आप मंगवाते हैं तो आपको सही एक्सेप्शन मिलती है। सही वो आर्ट कार्ड भी मंगवाएंगे, आर्ट कार्ड भी मंगवाएंगे तो उसकी भी होगी और HS कोड होगा। HS कोड के मुताबिक जो फाइल करेंगे वो होंगे, वो रिस्पेक्टिव हेडिंग वाला नहीं होगा, ठीक है। ये सब नई सीरियल्स है। अब नई सीरियल आफ्टर 61 फॉलोइंग न्यू सीरियल शैल बी इंसर्ट गुड्स इंपोर्टेड बाय वेरियस एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन डिप्लोमेट मिशन privileged personnel privileged who are covered under various order rule regulation made there under by agreement government provided such goods are charged to zero custom duty under section इतना and condition laid therein zero rate with duty होगी तो फिर exemption provided that such exemption under this shall be available with effect from 15 day of January 2022। तो ऑनवर्ड जो है ये रिट्रांसपेक्टिव है, उस डेट से पहले भी आई थी उस पर ड्यूटी। आगे फोटो voltaic cell whether or not assembled in modules or made up into panels। तो इस पे भी गुड्स imported by or donated to hospital run by non-profit making institution subject to similar restriction limitation condition and procedure as are envisages for the purpose of applying zero rate of custom duty on such goods under the custom। हाँ वही goods excluding electricity and natural gas supply to hospital run by the charitable hospital of 50 beds or more। हाँ गुड्स जो भी उनको देंगी उस पर भी वो एग्जम्प्ट होगी, लेकिन बिजली नहीं होगी क्योंकि बिजली भी आप गुड्स में। उसके बाद गुड्स टेम्परली इम्पोर्टेड इनटू पाकिस्तान मेंट फॉर सब्सिक्वेंट एक्सपोर्ट चार्जेस बाहर से आप इम्पोर्ट करते हैं आगे आपने एक्सपोर्ट करनी है। हाँ जी फिर उन्होंने ख़त्म कर दिया, फिर दोबारा चलो ट्रैक्टर दोबारा आ गए हैं, सीड फॉर सोइंग भी दोबारा आ गए हैं, मशीनरी इक्विपमेंट मटेरियल either for use within limit export processing unit zone for making export there one and goods imported for various export processing zone की भी कोई ख़त्म की थी आप फिर दोबारा ले। चलो goods subject to conditions such machinery equipment material goods are imported by investors of export processing and all the procedural limitation and restrictions as are applicable on such goods under custom act and rule made therein। ठीक है टेबल टू में ये एडिबल ये वो रूट्स ये वो फ्रेश ये वो ये कोई सप्लाई ऑफ आर्टिकल ज्वेलरी पार्ट इतना दे आर ये 52 किस में ऐड हुई है पार्ट 2 में। ये कहाँ है भाई ये ऊपर है थोड़ा और ऊपर है। इन टेबल 2 में 11 है फिर 32 है
रिस्पेक्टिव हेडिंग फिर आफ्टर आगे सीरियल 45 एंट्री रिलेटिंग देयर टू कॉलम 3 शैल बी सब्स्टिट्यूटेड नेमली एडिबल वेजिटेबल रूट्स। ये आगे चले बेटा, ये सब्स्टिट्यूट हुई हैं। आफ्टर फॉलोइंग न्यू सीरियल एंट्री रिलेटिंग देयर टू इन शैल बी एडेड। सप्लाई ऑफ आर्टिकल ऑफ jewelry or part thereof of precious metal or metal clad with precious metal on which tax has been paid at import stage at 4%। अगर import आप करते हैं 4% दिया है तो आगे फिर वो exempt होगा। हाँ, इम्पोर्ट का डायरेक्ट सबूत होगा, ज़ाहिर इम्पोर्ट किया होगा, आपके यहाँ GD होगी, सारी चीज़ें होंगी, तो सप्लाई उसकी अगर सब्सिक्वेंट करेंगे तो फिर वो एग्जाम्प्ट होगी। प्रीपेड फूड स्टॉक सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट कैटर, ये भी एग्जाम्प्ट कर दें हैं। अब प्रीपेड फूड और फूड स्टॉक सप्लाइड बाय द रेस्टोरेंट एंड कैटर, कैटरिंग वाले जिन्हें वो टेबल 2 में से निकल के ना ये तो हैं लोकल सप्लाईज टेबल 2 ना सिर्फ लोकल सप्लाईज, हाँ हाँ उसमें से ये निकल के ना एग्जाम्प्ट कर दिए इसको, ताकि ये सिर्फ सूबे लेंगे। हाँ हाँ, पहले डिस्प्यूट था तो अब उन्होंने कहा यहाँ एग्जाम्पशन दे दी ना, यहाँ तो ये था ना कि यहाँ से सिर्फ लोकल सप्लाई है। ठीक है, लोकल सप्लाई में ये लोकल सप्लाई पहले अदरवाइज टैक्सेबल थे ना, तो अब इसे निकाल के नॉन टैक्सेबल हो गए, लेकिन वो डिस्प्यूट तो अपनी जगह है। वो डिस्प्यूट कैसे खत्म होता है? इधर जब एग्जाम्पशन दिया है तो इट मीन इसी लॉ में फॉल करता है भाई। जब भी एग्जाम्पशन आप दे रहे हैं इट मीन्स एग्जाम्पशन प्रीसपोज चार्जेबिलिटी, उस चीज़ पे टैक्स लगता है, आपके डोमेन में आप फॉल करते हैं तो आपको एग्जाम्पशन दी ना। ये तो नहीं इधर एग्जाम्पशन दी तो उसमें चला गया, उसमें कैसे चला गया है? किसी वक्त विड्रॉ कर देंगे दोबारा, या उधर आपस में हो जाए, उधर डाल दें, इधर हो ही ना। इधर एग्जाम्पशन की बजाय वैसे ही लिख दें चार्जिंग में ही, क्यों डेफिनेशन आप गुड्स में ही लिख दें कि ये फॉल नहीं करते उसमें, ठीक है ना। डेफिनेशन आप गुड्स से निकाल दें कि ये गुड्स में नहीं फॉल करते, ये सर्विसेज हैं, तो फिर उधर चले जाएंगे। यहाँ लिखने से तो पहले चार्जेबिलिटी में चार्ज हो गया, एग्जाम्पशन प्रीसपोज चार्जेबिलिटी। एग्जाम्पशन लेजिस्लेटर उसको देता है जिसपे चार्ज टैक्स हो रहा है। अगर गुड्स है, ये गुड्स है, इस पे चार्ज हो रहा है, आप एग्जाम्पशन देनी है तो पहले चार्जेबिलिटी है। अब इस लॉ में से ये एक्सक्लूड नहीं होता, क्लियर जी। तो इसलिए ये इसी का ही पार्ट है, लेकिन इसको लेजिस्लेचर हिस्ट्री बन गई, कल वो कहेंगे असि दसिया असि गोली है। हाँ, साढ़े को हमारे पास ही है, हमने एग्जाम्पशन दी हुई है, कल इसमें से ख़त्म कर दें, लग जाएगा टैक्स, फिर उधर वो वाले भी लगाएंगे, ये भी लगाएंगे फिर, ठीक है, दोनों में से एक पे। अच्छा, नेक्स्ट टेबल 3 21 कॉलम फॉलोइंग न्यू सीरीज एंट्री रिलेटिंग देयर टू शैल बी मशीनरी सारी कंसेशन। चले जी, से आगे आए, ये सर्टिफिकेट किस चीज़ का है जी? ये भी ये उन्हीं का ही है, ये इक्विपमेंटों का पहले भी है, अब फिर शेड्यूल पे आ जाए आप आगे। अब 8 में आए, 8 इम्पॉर्टेंट है। सप्लाई ऑफ आर्टिकल ज्वेलरी, ये 8 आ गया हुआ है, हाँ जी, ये 8 आ गया हुआ है। ये 8 शेड्यूल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये रिड्यूस रेट वाला है। तो पहले तो देखिए उड़ा क्या क्या। हाँ, पहले देख लें सीरियल नंबर 25 47 75 एंटी थ्रू कॉलम 4 फॉर शेल बी मीटर। 25 खोलें, 47 और 75 उधर ही खोल लें। सर एग्रीकल्चर ट्रैक्टर्स यहाँ से खत्म हुए हैं क्योंकि वो एग्जाम्पशन में चले गए, इधर से उठाया रिड्यूस रेट, पहले रिड्यूस रेट, अब एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए पहले रिड्यूस रेट उसमें टैक्स लगता था, अब उसको एग्जाम्पशन में ले गए, अब उसमें टैक्स खत्म हो गया। पेज खुला हुआ है ना उसका फाइनेंस बिल का, नहीं फाइनेंस बिल का, ये पेज ऊपर करें 25 खोलें, ये पेज 47 नंबर जो सीरियल है ना, ये डील करती थी जी सर बेटा, वो खोल लेते हैं। लोकली प्रोड्यूस्ड कोल को, अच्छा, उस पे रिड्यूस रेट था, रिड्यूस्ड रेट अब खत्म हुआ है या एग्जाम्पशन में? एग्जाम्पशन में नहीं आया। अच्छा, एग्जाम्पशन में नहीं आया तो उसमें नॉर्मल टैक्स हो गया, जी ठीक है ना। एग्जाम्पशन में आए या जीरो रेटिंग में आए, ठीक है, 5th शेड्यूल में आ जाए तो, या 6th शेड्यूल में चला जाए तो एग्जाम्प्ट, उसमें चला जाए तो जीरो, या सर असल जुल्म ये कर रहे हैं, कोई चाहते हैं कि इंपोर्टेड कोल यूज करें, हाँ। कास्ट बढ़ाइए। हाँ, अच्छा आगे जी। सर फिर 75 सीरियल इम्पोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल इन CBU, ये गाड़ियाँ अब लेते हैं, ये भी खत्म करके नॉर्मल गया है, नॉर्मल पे चला गया 12.5। अच्छा, चल आगे बस। अगला है जी आप सीरियल, अच्छा जी, रियल सीरियल नंबर 53
ये कोड जो इसका कोड की बजाय रिस्पेक्टिव हेडिंग डाल दी है। 53 क्या था? ये बहुत सारी चीजें हैं सैनमे को वैसे उन्होंने प्रमोट किया सैनमे को, और ये इसकी इक्विपमेंट ये वो फ्री सारा कुछ। इंडिया का मुकाबला हाँ मुकाबला करना पता नहीं की देना है उन्होंने। अच्छा जी, उसके बाद सर ये 56 एक्सप्रेशन पोटेशियम वाला सर हैं 56 ना 56 ये पोटेशियम क्लोरेट। अच्छा करो उसका रेट केम रिड्यूस किया के है अच्छा रिड्यूस रेट 17 अलॉन्ग किलोग्राम से 60 रुपए पर किलोग्राम। अच्छा रिड्यूस कर दिया। चलो जी आगे आगे ये नई एंट्री है। ये नहीं है तो ये चलो ये हम वाटर सप्लाई और यूडरी वाला आ गया जी। उधर अम्पोर्ट वाली एग्जाम्प्ट हो गई 4% पे अगर टैक्स दिया हुआ तो उस पर फर्दर टैक्स नहीं लगेगा। लोकल सप्लाई वाला ये 3% नो इनकम टैक्स इनपुट टैक्स शैल बी एडजस्टेड। जो एडजस्ट नहीं होगा आप डायरेक्ट आप 3% देंगे। सप्लाई ऑफ आर्टिकल ऑफ ज्वेलरी पार्ट देयर ऑफ आर प्रीशियस मेटल और मेटल ग्लैड विद प्रीशियस मेटल। ये वो 4% पे ये हाँ ये वाला इम्पोर्ट ऑफ आर्टिकल ज्वेलरी पार्ट देयर ऑफ प्रीशियस मेटल विद नो इनपुट टैक्स शैल बी एडजस्टेड। ये इनपुट एडजस्टिंग यहाँ 4% रिड्यूस भी उधर कह रहा है कि उधर एग्जम्पशन नहीं थी। इंपोर्ट पे भी कभी इनपुट एडजस्ट हुआ है? इंपोर्ट की बात कर रहे हैं ना? नहीं ये सप्लाई है इम्पोर्ट ऑफ आर्टिकल ऑफ ज्वेलरी या पार्ट देयर ऑफ प्रीशियस मेटल और मेटल ग्लेड। हाँ इंपोर्टेड आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी करते हाँ इम्पोर्ट करना है तो रेट है। इंपोर्टेड आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी करते हैं। हाँ तो जो आप इम्पोर्ट करेंगे उस पे आपको 4% लग जाएगा रिड्यूस रेट। वैसे तो आपको 17 लगना है, चार्जिंग सेक्शन 17 लगना है ना, यहाँ आपको 4 लगेगा बस। 4 ला के आप सब्सिक्वेंट ये जो लिखा है नो इनपुट टैक्स शैल बी एडजस्टेड, आगे आप सेल भी करेंगे तो ये इनपुट टैक्स जो आप बोर्ड पे दिया आगे एडजस्ट नहीं होगा। और 17 भी नहीं लगेगा 17 भी नहीं लगेगा क्योंकि 17 भी नहीं लगेगा क्योंकि 4% पीछे उन्होंने कह दिया कि फाइनल डिस्चार्ज है। ये वो टेबल 2 में जाके एग्जाम्प्ट हो जाए। हाँ जी टेबल 2 में जाके जिस पे इम्पोर्ट पे 4% दिया हुआ है वहाँ वो एग्जाम्प्ट हो जाए। हाँ, तो एग्जाम्प्ट भी जो एग्जाम्प्टर वाली चीज़ देते हैं उसमें भी इनपुट नहीं क्लेम आप कर सकते। तो यहाँ स्पेसिफिकली लिख दिया जो चीज़ एग्जाम्प्ट सप्लाई करें तो उसका इनपुट आप नहीं ले सकते। ठीक है, उस पर इम्पोर्ट में जो 4% आपने दिया है वही आपका फाइनल डिस्चार्ज है। और यहाँ भी उसने रेट रिड्यूस रेट भी साथ कर दी है। वहाँ तो एग्जम्पशन करके रिड्यूस दे दिया, तो यहाँ अलहदा उसने मेंशन reclaimed lead lead respective heading subject to condition supply are made to register manufacturer of lead battery and no refund of income tax input tax shall be visible। रिफंड खाता खत्म। चलो 11th शेड्यूल, हाँ 11th शेड्यूल विद होल्डिंग का सीरियल नंबर वही वो जो आपने कहा था जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस वाला है। ये बैटरीज वाला हैं जो बैटरीज का था ना 11th शेड्यूल में कि उन पे वो लगना है उस 60% तक होल्डिंग। ये सीरियल कौन सी है जी? और भी सीरियल आई, एक तो उधर ऑन मार्केट प्लेस वाला था ना ऑपरेट, उसने सिर्फ होल्डिंग एजेंट डिफाइन किया था कौन करेगा। तो लेकिन यहाँ रेट भी कहा था उन्होंने कि रेट उधर लगेगा ना। ये सीरियल ये था हाँ लेड बैटरीज वालों का। ये ठीक है, इसमें उन्होंने रिस्पेक्टिव हेडिंग डाल दी है। ठीक है आगे चले। ये ऑन नहीं इसमें वो 7 पे आई है ना, 8 पे नहीं आई ना। ठीक है, वहाँ पे जरा इसका ऑलरेडी था, इसका इस ऑलरेडी था बस वहाँ विद होल्डिंग एजेंट स्पेसिफाई किया वहाँ पे उसका सवाल ये उठ गया कि कौन करेगा। दी उबर को पेमेंट, उबर ने दी इनको पेमेंट, भाई कौन करेगा विद होल्डिंग कौन था, उन्होंने कहा ऑपरेटर मार्केट ऑपरेटर करे। चल जी 11th शेड्यूल में सर वो जो बैटरीज वाला उनके रिस्पेक्टिव हेडिंग खत्म कर दी है। 12th शेड्यूल आफ्टर द वर्ड कंजम्पशन एक्सप्रेशन एक्सक्लूडिंग कंप्रेसर स्क्रैप। ये सर वो जो 3% वाला है जो आप इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट पे आपका फाइनल डिस्चार्ज है वैल्यू एडिशन वाला। जी ये ऑल इंपोर्ट जो रिस्पेक्ट 3% डॉलर वैल्यू ये सारे इस पे हैं। तो इसमें वो अल्फाज कहाँ पे डाले जिन्होंने उन्होंने कहा कहाँ पे डाले हैं
in the table under the heading procedure. प्रोसीजर नीचे प्रोसीजर है ना, आफ्टर द वर्ड कंसर्वेशन एक्सक्लूडिंग कंप्रेसर स्क्रैप, इसको एक्सक्लूड कर दिया। 2 1 यहाँ पे कंजम्पशन के बाद ये जो भी आप इन हाउस यूज़ करते थे, नहीं नहीं, जी ये इनको एक्सक्लूजन थी पहले, वो इंक्लूजन में आ गए जी, इसलिए ऐड हुआ है हैं। ये एक्सक्लूडिंग, ये वाला वर्ड ऐड हुआ है। जब ऐड हुआ तो पहले था ना इन हाउस यूज़ करेंगे, हाँ, तो आप पे वैल्यू एडिशन नहीं लगेगा, फिर ये फिर लग गया। ठीक बात, हाँ। एक्सक्लूजन का एक्सक्लूजन पहले, हाँ जी, पहले था कि ना इन पे नहीं लगेगा। इन हाउस जो इंपोर्ट करेंगे अपने लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल, उन पे वैल्यू एडिशन कमर्शियल इंपोर्ट वाला नहीं लगेगा। तो ये उसके अंदर से एक्सक्लूड कर दिया कि इन हाउस यूज़ करेंगे भी तो इसमें लग जाएगा, लग के आएगा। फिर वो वैल्यू एडिशन पे ही जाएगा। जी, जी। ठीक है, आगे आगे जी वो खोल ले अपनी ये अच्छा जी, आगे सर आगे पहले शेड्यूल हो गया, आगे आगे अमेंडमेंट, ठीक है सर, वो मुकम्मल हो गया, सिलेबस मुकम्मल हो गया। अगर फेडरल साइज की 10-15 मिनट में इस पर देख हाँ हाँ देख लेते हैं। फेडरल साइज करें कि फिनांस बिल में खोले जरा, ताकि आज ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा हमारा। फेडरल साइज का इंडेक्स खोल दे बच्चे, ये तो 2-4 ही हैं जी। अपॉइंटमेंट ऑफ फेडरल साइज 20, पहला है डेफिनेशन 2 का 9 जी जी 9 में कोई अमेंडमेंट आई है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ फेडरल साइज ऑफिसर है, डेलीगेशन ऑफ पावर है। डेलीगेशन के मतलब अमेंडमेंट इन फर्स्ट शेड्यूल, तो सेक्शन 3 फर्स्ट शेड्यूल टेबल 1 एंड टेबल 2। फर्स्ट शेड्यूल में कोई एडिशनें आई होंगी। फर्स्ट शेड्यूल में यूजुअली सिगरेट पे हर दफ़ा चेंजेस आती हैं, उसके रेट कम ज़्यादा होते हैं, तो फेडरल साइज वो उसमें अमेंडमेंट आती है। ठीक है जी, चल खोल लें, बारी बारी देख लें। उसी में लिखे ना फिनांस बिल में जाकर जरा फेडरल साइज, हाँ फेडरल साइज खोल लें। एक्साइज लिख लें, उसमें फिनांस बिल में जाके करें ना कंट्रोल ऐसे। ये फेडरल following further amendment shall be made in section 2 in column 9 afterward the zero rated word excluding fee and service charges, वही वाली जो फीस एंड सर्विस चार्जेस उधर आई थी, यहाँ इसके अंदर भी है। तो जीरो रेटिंग, इसमें से उसी वर्ड में से जो फेडरल, जैसे उधर से सेल टैक्स की डेफिनेशन थी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है उसकी डेफिनेशन है, उसमें से फी एंड सर्विसेज एक्सक्लूड की हैं। तो उसी तरह जैसे उधर 76 था, तो यहाँ भी उसी तरह उसमें इधर 49 है, इधर 49 में पैरामेट्रिया 276 जो उधर था वो 76 ही था ना, उसका पैरामेट्री जो है 49 है, तो उसी तरह वही उसमें से निकाला गया। ताकि से 29 और वो इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज का हाँ दिया गया। हाँ, वही उसी तरह इनलैंड एवेन्यू डायरेक्टेड ट्रेनिंग की जाए, इनलैंड एवेन्यू उन्होंने कर दी। एकेडमी यूनिफॉर्म उसी तरह आ गया। आगे फर्स्ट रूल में सिगरेट वाली, जो नहीं गिरा। पहले फर्स्ट रूल में देखें, अंग्रेज 8A कॉलम 4 द वर्ड रिपीट 10 मिलीमीटर, द वर्ड रिपीट 10,000 पर केजी, रिपीट 10,000 पर केजी लगेगा बेस पे। और उसका मेजरमेंट उसके मुतालिक होंगे, फिर उसका रेट्स का रहेगा। खोल ले, देख लेना उधर क्या है। टेबल 2 में क्या है, ये 4-5 होंगी, बस देख लें। टेबल 1 खोले ना, इन कॉलम 1 फेडरल एक्साइज में खोल लें, कोई ज़्यादा अमेंडमेंट। साइज का टेबल 1 सर, हाँ जी, टेबल 1 जो है वो डील करता है विद ड्यूटीज़, कि आपकी ड्यूटीज़, उसमें कॉलम है, एक सीरियल नंबर है, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है, तो उसके बाद आगे रेट ऑफ ड्यूटीज़ हैं। तो उसमें हम ये देखें, ये पहला सीरियल नंबर है, फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स है, फिर हेडिंग है, फिर रेट ऑफ ड्यूटीज़ है। तो यहाँ ये नेचर ऑफ गुड्स चेंज होगी, तो इधर ये गुड्स का अलग है, आगे टेबल 2 जो है वो सर्विसेज का है। तो इसमें पहले आएगा तो चार्जेबिलिटी बनेगी, क्योंकि इसके सेक्शन 3 कहता है जो इसमें प्रेस्क्राइब होंगी उस पर ड्यूटी लगेगी। जी फर्स्ट शेड्यूल का सर साइज वहाँ पे खुली है। 8 में आई चीज, 7-8 क्या है जी, सिगरेट देखा ना है, वो भी 8 की आगे 8A क्या है,
ई लिक्विड बाई व्हाट्सएवर नेम कॉल्ड फॉर इलेक्ट्रिकल सिगरेट किट्स, ये भी सिगरेटों की है, हैं उस पर शीशा जो शीशा पीते नहीं आजकल के, तो ₹10 पर मिलीमीटर इसमें उन्होंने बढ़ा दिया, शीशा महंगा कर दिया। इससे बड़ा रेवेन्यू निकलता है। सही है, सिगरेटों में यूजुअली हर साल रेट बढ़ा देते। हाँ जी, बहरहाल ये भी तो एक काम है। अजीब सी तस्वीरें बनाई हैं? मैंने ऊपर डब्बे के ऊपर हाँ। अजीब सी तस्वीरें बनाई हैं खौफनाक किस्म की। बहुत दायरा है फिर वो। बाहर नहीं आती। उससे चलो आगे जाओ। जी, again serial 9 9 क्या है भाई, इन कॉलम 4 द वर्ड 5 9, ये BCD सारे सिगरेटों के ही। सीरियल 10 भी है इन कॉलम वर्ड, ये रेट बढ़ाए, ये 1650, ये रेट पर ये सारे उसी तरह सिगार जो है ना, सारे सिगरेट, ये सिगरेटें ही हैं सारी, इनके रेट हर साल बढ़ते हैं, तो FED में बढ़ा देते हैं, लोग फिर भी पीते हैं। तो बताओ चेक कर रहे हैं कितने जाके ये सारी सिगरेट की हैं, ये क्लासेज जितनी हैं। तो डन हो गया। एक छोटी सी उसमें ना कैपिटल टेरिटरी एक्ट को लास्ट बिल के अंदर तो पेज नंबर ना फेडरल से इमीडिएट बात था, कैपिटल टेरिटरी ये आ गया। अच्छा, इसमें और वो भी हमने पढ़ना है, कैपिटल वैल्यू टैक्स भी को लगा हुआ है। कैपिटल वैल्यू टैक्स, हाँ जी, वो ज़रूरी है, ठीक सर। वो अगली दफ़ा करेंगे और केस लॉ भी डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। सर ये इसके अंदर ये उन्होंने रेट कर दी है बहुत सारे 15%, ठीक है ना। ये तो कैपिटल टेरिटरी इस्लामाबाद है, फेडरल सब्जेक्ट है, आर्टिकल 141-42 उसके तहत फेडरल का सब्जेक्ट है, वो उसमें सर्विसेज भी दूसरे टैक्स भी लगा सकते हैं, तो उन्होंने लगा दी। खोलें जरा, कहाँ वो सब्जेक्ट करना क्या करना है, आपने टैक्स लगाना है किसी पे, सर वैसे ही फेवरेट थी। उन्होंने रेट बदल दिए हैं, बस शेड्यूल बदल दिया, ये कैपिटल वैल्यू टैक्स लेते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, लेवी ऑफ टैक्स ऑन कैपिटल वैल्यू ऑफ सर्टन एसेट। तो एक तो जैसे 7C आया है उधर, जी वो भी कैपिटल वैल्यू पे ही आया है, वैसे रेंट बना के, जी तो इधर कैपिटल वैल्यू, इधर भी टैक्स लग गया है, ठीक है ना, वैसे भी प्रॉपर्टी पे लगते हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने भी बड़े हाउसेस पे कैपिटल वैल्यू पे टैक्स लगा दिए। हमने एंट्री नंबर 50 पढ़ी थी कि कैपिटल वैल्यू जो है वो सब्जेक्ट मैटर है, वो भी डबल कर दिए। तो ये कैपिटल वैल्यू टैक्स जो है, ए टैक्स shall be levied, charged and collected to be called capital value tax। वो उसमें लिखा होता है कैपिटल वैल्यू टैक्स अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो एंट्री नंबर 50 हमने पढ़ी थी, वो कैपिटल वैल्यू फेडरल का सब्जेक्ट है, अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कैपिटल वैल्यू है उस पर टैक्स नहीं लगाएगी, लेकिन वहाँ 7C में उसी को ट्रीट करके, वैसे सेटल लॉ ये है, व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली। ये सेटल आया कि आप जो डायरेक्टली नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली भी नहीं आप कर सकते, लेकिन उन्होंने बहरहाल कर दिया। डीमिंग पर भी उन्होंने फिर जैसे मैंने पहले कहा, जो चाहें फिर अलाई काटर में उसके मुताबिक कर सकते हैं। तो ए टैक्स शैल बी लेविड, चार्ज एंड कलेक्टेड टू बी कॉल्ड कैपिटल वैल्यू टैक्स 2022 ऑन द वैल्यू ऑफ एसेट एट द रेट प्रोवाइडेड इन फर्स्ट रूल टू दिस सेक्शन। तो कैपिटल वैल्यू शैल बी चार्ज ऑन द फॉलोइंग एसेट्स। तो यूजुअली इमूवेबल प्रॉपर्टी तो होगी ना एक्सक्लूड, तो अब मूवेबल चीज़ों पे कैपिटल वैल्यू टैक्स लग सकता है। फेडरल का सब्जेक्ट जो है, हम ऐसे कह लें कि कैपिटल वैल्यू एसेट में दो चीज़ें, कैपिटल वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कैपिटल वैल्यू ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी तो डोमेन बन गया प्रोविंस का, उस पर कैपिटल वैल्यू लगाना है तो प्रोविंस लगाएंगे। फेडरल के पास क्या रह गया, फेडरल रह गया मूवेबल प्रॉपर्टी। अब मूवेबल प्रॉपर्टी पे कैपिटल वैल्यू पिछले सालों भी कोई लगा था, वो फिर डिलीट हो गया था, क्या उसका नाम था, इनकम सपोर्ट लेवी, तो वो भी मूवेबल चीज़ों पे लगा था कि जिसके एसेट जो है वेल्थ में मूवेबल इतने हैं तो इतना लगेगा। तो ये उसी की दूसरी कैटेगरी समझ लें कि नाम उसका अलहदा था, अब इसको कैपिटल वैल्यू टैक्स कह दिया गया। तो मूवेबल वैल्यू जो है, इसमें मोटर व्हीकल हेल्ड इन पाकिस्तान वेयर वैल्यू ऑफ द मोटर व्हीकल ये है एक्सीड ₹5 मिलियन, 5 मिलियन से ऊपर होगी तो उस पर कैपिटल वैल्यू टैक्स लगेगा।
फिर एसेट ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल वेदर मूवेबल और रिमूवेबल हेल्ड अब्रॉड वेयर द वैल्यू ऑफ एसेट एक्सीड ₹100 मिलियन। अब इमूवेबल पे लगा दिया, ये यहाँ चैलेंज हो सकता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी तो इसके डोमेन में नहीं, ठीक है, तो उसने कहा बाहर होगी तो फिर उस पर लगेगा। उसके बाद फिर सच एसेट क्लास एज स्पेसिफाइड द फेडरल गवर्नमेंट थ्रू ऑफिशियल इन द गजट एट सच रेट एंड सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड। फेडरल गवर्नमेंट को पावर भी दो स्पेसिफाई कर दिए, फॉरेन मूवेबल और लोकल मूवेबल गाड़ियाँ, तो उस मिलियन से ज़्यादा होगी तो उस पर टैक्स लगेगा। और इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है। तो वैल्यू ऑफ एसेट ऑफ फॉर द पर्पस शैल बी डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग मैनर। तो कैसे वैल्यू, पहले तो वैल्यू उन्होंने डिफाइन कर दी किस तरह लगनी, अब वैल्यू डिटर्मिनेशन कैसे होनी है। इनके साथ मोटर व्हीकल मेंशन इन ए ऑफ सबसेक्शन अबव द वेयर द वैल्यू इज इंपोर्टेड इन पाकिस्तान द इंपोर्ट वैल्यू असेस्ड बाय द कस्टमर एज इंक्रीज बाय कस्टम ड्यूटी। तो जो उसकी C&I वैल्यू है प्लस कस्टम ड्यूटी होगी वो। वेयर द वैल्यू इज मैन्युफैक्चर असम्बल्ड लोकली इन पाकिस्तान वैल्यू एट विच मोटर व्हीकल इज सोल्ड बाय द लोकल मैन्युफैक्चरर, वो वैल्यू जो होगी। वेयर व्हीकल इज ऑक्शन प्राइस इन एनी अदर केस टोटल कंसिडरेशन पेड टू एक्वायरर अल्टर इम्प्रूव द व्हीकल्स। ठीक, उसके बाद द वैल्यू ये हो गया क्या, अब सी अबाव शैल बी रिड्यूस बाई 10% ऑफ ईच ईयर, तो वो फिर डेप्रिसिएशन भी दे दी। तो शुरू में से जो आई जितने साल आपने होल्ड किया, इन विच मोटर व्हीकल इज रिक्वायर्ड प्रोवाइडेड दैट वैल्यू शैल बी ट्रीटेड एज जीरो आफ्टर 10 ईयर फ्राम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच, पहले भी ये इस तरह वैल्यू लगा था, तो वो वाली फिर 10 ईयर के बाद कोई नहीं होगा। वेयर वैल्यू आफ्टर रिडक्शन अमाउंट इज लेस देन द इक्वल टू 5 मिलियन, कम हो गया तो फिर भी नहीं लगे। इन केस एसेट मेंशन बी of subsection if the above shall be higher of the total consideration paid to acquire, alter or improve the asset, तो वो और फिर मार्केट वैल्यू जो भी उनमें से हायर होगी। इन केस ऑफ एसेट नोटिफाइड फंड गवर्नमेंट इन टर्म ऑफ सबसेक्शन अबव द वैल्यू शैल बी स्पेसिफाइड बाय इन द नोटिफिकेशन। टैक्स शैल बी कलेक्टेड एंड पेड इन द फॉलोइंग। कलेक्टर कस्टम शैल कलेक्ट एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट करेंगे तो उस वक्त करेगा। द प्रोविजन ऑफ कस्टम एक्शन एज वे बी शैल अप्लाई, इतना लोकल मैन्युफैक्चर वो करेगा। पर्सन मेकिंग सेल ऑफ एक्शन वो ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद वेयर क्लास CD अप्लाई द टैक्स शैल बी कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल और वेयर पेमेंट इज मेड इंस्टॉलमेंट एट द टाइम ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और टैक्स कलेक्टेड इन रेमिटेंस गवर्नमेंट ट्रेजरी डिपॉजिट, इतना प्रोडक्ट कलेक्टेड बाय द फर्स्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल बी पेड क्रेडिट ऑफ द बैंक। एवरी मोटर व्हीकल रजिस्टर्ड इन अथॉरिटी टैक्सेशन एट द टाइम ऑफ कलेक्टिंग मोटर व्हीकल शैल आल्सो कलेक्ट टैक्स ऑन द वैल्यू ऑफ मोटर व्हीकल एट द रेट स्पेसिफाइड फर्स्ट रूल प्रोवाइडेड दैट द फर्दर shall not be collected from the person in financial year in which tax has been paid or collected from the said person under the section at the time of board purchase auction in case asset mentioned itna in case notified by the government in the above tax shall be collected paid in the manner as specified in such notification. The proceed of tax collected under section shall be credited to the federal government fund under the head specified by the federal government. Where a person failed to pay the tax to the creditor government, collect tax or pay to the khazana or shall be personally liable for the amount of tax default surcharge at the rate equal to 12% of the amount on unpaid computed for the period commencing from the on which tax was due and ending date on which were paid. Where subsection apply the officer of inland revenue pass an order, पावर उनको दे दी इनकम टैक्स वालों को, ठीक है। कमिश्नर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पर्सन मेयर वाइज ऑर्डर मेड अंडर दिस सेक्शन प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स रूल्स इन सो फार एज शैल अप्लाइड फॉर कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ the said person dissatisfied with the order of the commissioner or officer land under the may prefer appeal to the commissioner appeal under section 105 and all the provision chapter shall apply. Grant federal main article the official gazette prescribed manner procedure relative collection recovery and any capital value. The federal government by notification the official exempt any class of assets subject to such as may be prescribed. बाकी डेफिनेशन है कमिश्नर मीन उसी तरह ही फर्स्ट शेड्यूल में रेट शेड दे दी है। मोटर पे होगा कि एक दफा पे होगा हैं एनुअल हर साल जैसे इनकम टैक्स अदा करते हैं। ये मोटर व्हीकल बेंचर ने सब उन्होंने वहाँ कैटेगरी दी है। एक इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट स्टेज पे, मैन्युफैक्चरर होगा तो मैन्युफैक्चरर पे वन टाइम यूज। हाँ जी, अब इंपोर्ट बार बार तो नहीं करेंगे तो ना ही मैन्युफैक्चरर दोबारा बेचेगा, ठीक है ना। तो उसके मुताबिक ये एसेट हेल्ड अब्रॉड और 1%, तो ये मोटर व्हीकल पे 2%, मोटर व्हीकल और एसेट हेल्ड अब्रॉड ही बाकी फेडरल गवर्नमेंट ने करना है।
तो वो इम्पोर्ट करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, सप्लायर करेंगे तो उसके मुताबिक, ठीक है। और उसके बाद स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट एंड हो गया। थैंक यू वेरी मच। अब क्या रह गया हमारा, कस्टम देखना है तो देख लें, कस्टम भी नहीं, अच्छा चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट। इंशाल्लाह फ़िनांस बिल, जैसे कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने मुतल्लिका जो सब्जेक्ट्स हैं, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, जो है CVT, फेडरल एक्साइज, हमने वो सारे को अल्हम्दुलिल्लाह देख लिया सर। एक मिनट बेटा, वो केस लाओ खोलेंगे, 2 मिनट में हम नहीं दो बाकी, हाँ चार्जिंग वाले सारे जहाँ है नाम। ये जी चार्जिंग और एग्जम्पशन के केसला हैं। जैसे मैंने कहा था, चार्जिंग जो सेक्शंस होते हैं उनकी इंटरप्रिटेशन जो है लेटर ऑफ लॉ के मुताबिक होती है, उसमें कोई सेंस ऑफ लॉ नहीं होती, कोई चीज़ आप ऐड नहीं कर सकते, कोई लेस नहीं कर सकते, एम्बिगुइटी हो, कोई इनकन्सिस्टेंसी हो, तो या उसमें कोई 2 इंटरप्रिटेशन हो तो इन फेवर ऑफ द टैक्स पेयर होती है। बर्डन ऑफ जो है कि बर्डन एक ट्रांजैक्शन फॉल करता है टैक्स में या नहीं करता, ये बर्डन टैक्स डिपार्टमेंट पे होता है। तो इसी तरह ये काफ़ी सारे केस लाए हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आगे हैं बेटा। ये नो इम्पोजिशन ऑफ सेल टैक्स या टैक्स ऑन द अजम्पशन प्रजम्पशन, अजम्पशन प्रजम्पशन पे कोई टैक्सेशन नहीं है सुप्रीम कोर्ट की, आगे बेटा ये काफ़ी सारी हैं। अगला है चार्ज ऑफ टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ लेटर ऑफ लॉ इंस्टेड ऑफ स्पिरिट ऑफ लॉ, असेंस ऑफ लॉ पे नहीं होगा, लेटर ऑफ, इसके केस आप दे सकते हैं। उसके बाद चार्जिंग है लेवी ऑफ टैक्स, समझ लें, विदाउट फुलफिलिंग द इंग्रेडिएंट पैरामीटर ऑफ चार्जिंग सेक्शन अनलॉफुल। अगर आपका चार्जिंग सेक्शन जो भी है, यहाँ 3 है या उसमें 10 है या कोई और है, उसके जो पैरामीटर इंग्रेडिएंट होते हैं वो फुलफिल नहीं होते तो फिर टैक्स नहीं लग सकता। नेक्स्ट बेटा, इसके डिफरेंट केस लाए, आगे चलो। कोई चीज़ स्कोप में ही नहीं, जैसे प्रॉपर्टी, इमोर प्रॉपर्टी या एग्रीकल्चर है, वो स्कोप में ही है तो आउट ऑफ स्कोप है, तो उसमें वो उस लेजिस्लेशन में फिर टैक्सेशन नहीं लगता। बेनिफिट आउट, ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है चार्जेबिलिटी का डिपार्टमेंट पे होता है, टैक्स पेयर पे नहीं होता। आगे ये बेनिफिट ऑफ डाउट एम्बिगुइटी लैंग्वेज इज राइट ऑफ द टैक्स पेयर एंड टू बी रिजॉल्व इन फेवर ऑफ द टैक्स पेयर। आगे बेटा, ये एग्जम्पशन है। एग्जम्पशन के लिए हमने डिस्कस किए थे कि 4 प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल तो ये है कि एग्जम्पशन की जो टर्म एंड कंडीशंस होंगी वो ड्यूटी आप क्लेम करना, जो भी एग्जम्पशन जिस क्लेम करना ड्यूटी है कि अगर आपको एग्जम्पशन है किसी लॉ में कहीं तो क्लेमिट होना ज़रूरी है कि पहले आप क्लेम करें कि ये मेरी एग्जम्पशन इस लॉ में है। दूसरा, आपने उस एग्जम्पशन की जो टर्म एंड कंडीशन या कंडीशंस हैं उसको फुलफिल करना है। तीसरा ये है कि रूल ये है कि अगर आप ये दोनों फुलफिल करते हैं और उसके बाद अगर उस लैंग्वेज में या उसमें कोई एम्बिगुइटी है तो एम्बिगुइटी जो है वो रिजॉल्व होती है जनरली इन फेवर ऑफ द स्टेट और अंगेज द टैक्स पेयर। लेकिन ये एब्सोल्यूट लॉ नहीं है, तो जहाँ कहीं कोई एक्सेप्शन है इसमें, जहाँ कहीं एग्जाम्पशन कोई NPO या वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है तो फिर रिवर्स हो जाता है, क्योंकि वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन काम का वही होता है जो स्टेट का होता है। तो स्टेट को या वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को अगर कोई एग्जाम्पशन दी गई है तो वो अदर जिस तरह चार्जिंग सेक्शन इंटरप्रेट होते हैं उसमें इन केस ऑफ डाउट एम्बिगुइटी इन फेवर ऑफ द टैक्स पेयर होगी। इस तरह कोई चीज़ किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए या इंडस्ट्रियल ग्रोथ प्रमोट के लिए वो फिर उसके पर्पज़ को देखा जाएगा कि उसका पर्पज़ तो डिफीट नहीं होता, या जो एग्जम्पशंस हैं जब वो उसको वैल्यूएट किया जाएगा तो वो सपोजिशन पे, अजम्पशन प्रजम्पशन पे या एक्सट्रोनियस कंडीशन पे वो जो वहाँ नहीं है वो उसमें डाल के उसको डिफीट नहीं किया जा सकता, ताकि पर्पज़ को सामने रखते हुए किया जाएगा। अगर ऑल कंडीशन जो है क्लेम भी आपने कर लिया और एग्जम्पशन की कंडीशन भी आप फुल करते हैं तो फिर आपका वेस्टेड राइट बन जाएगा। फिर आपका वो वेस्टेड राइट जो है वो जो डिपार्टमेंट है जो वो इम्पेयर नहीं कर सकता या वापस नहीं ले सकता, फिर आप परफेक्ट हैं। फिर ये बेसिक रूल है। तो इसीलिए एग्जम्पशन इसमें इंटरप्रिटेशन ये है कि एग्जम्पशन जो है कुछ लेजिस्लेशन में दी जा सकती है, जैसे शेड्यूल है,
कुछ थ्रू SRO या उसमें दी जा सकती हैं। तो उसके मुताबिक फेयरली वो उसको, उसकी कंडीशन को, लैंग्वेज को, सारों को देखा जाएगा और उसके मुताबिक। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा और भी 1 2 3 और लगा लें जो साउंड बाकी जो थे नॉन एब्स्ट्रैक्ट ये वो डेलीगेट लेजिस्लेशन ये है कि जहाँ पहले भी हमने कहा था कि सबसे पहले टॉप पे कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर एक्ट है या ऑर्डिनेंस है, फिर उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है, फिर आपके रूल हैं, फिर आगे आर्डर शार्डर हैं इस सीक्वेंस में। तो आपस में कंट्राडिक्शन हो तो रूल को या उनको देखना है कि वो वैलिड है या इनवैलिड है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो अथॉरिटी बना रही है वो कॉम्पिटेंट है, उसको अथॉरिटी दी गई बनाने की, और फिर जो उसने रूल रेगुलेशन बनाए हैं जो सब्जेक्ट मैटर है वो उसके अकॉर्डिंगली हैं या वो टर्म एंड कंडीशन जो है उसके मुताबिक है। तीसरा, अगर कोई कंडीशंस हैं कि इसको प्रेस्क्राइब करना है, नोटिफाई करना है, क्या वो प्रोसीजर जो है रूल रेगुलेशन वाला वो अडाप्ट किया गया है। और फोर्थ आपने देखना है कि वो रीज़नेबल है, लॉ से इनकन्सिस्टेंट तो नहीं है। इनकन्सिस्टेंट है तो वो उसको अकॉर्डिंगली वो उसको स्ट्राइक डाउन किया। अभी हमने कहा था एब्डिकेशन कि क्या वो स्कोप में आ भी, जैसे टैक्स लगाना है वो स्कोप उसमें दी भी जाए पावर, तो इसको कहते हैं हम एक्सेसिव डेलीगेशन, वो फिर भी नहीं कर सकता। कुछ काम ऐसे हैं जो बिलोंग करते हैं रूल लेजिस्लेटर, वो एग्जेक्टिव को दिए भी जाएँ तो एग्जेक्टिव नहीं कर सकते। तो ये बेसिक रूल उसके हैं। उसके बाद नॉन अब्सटेंट क्लाज हमने पढ़ी थी कि नॉन अब्सटेंट क्लाज और सब्जेक्टिव क्लाज आपस में अपोजिट है एक दूसरे के। नॉन अब्सटेंट क्लाज जो है प्रोविजन को सुपीरियर बनाती है, तो वो प्रोविजन जो प्रीवेल करता है ओवर द अदर्स। उसमें नॉन अब्सटेंट में ये भी हो सकता है कि वो उन्हीं प्रोविजन में से एक दूसरे पे प्रीवेल करे, या लॉ के सारे सेक्शनों पे प्रीवेल करे, या किसी और लॉ को भी प्रीवेल करे। तो उसमें नॉन अब्सटेंट को देखा जाएगा कि नॉन समथिंग मेंशन इन दैट सेक्शन है या सब सेक्शन है या फॉर द टाइम भी लॉ है, तो उसमें आप करेंगे। लेकिन इसको भी हम देखेंगे, जब ये नॉन अब्सटेंट क्लाज चार्जिंग सेक्शन में होगा तो सारे लॉ को करेगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को फिर भी नहीं कर सकता। अगर मशीनरी प्रोविजन होगा तो मशीनरी प्रोविजन जो उसके डाउनवर्ड है उनको ओवरराइड करेगा, चार्जिंग को वो भी नहीं कर सकेगा। तो इस तरह उसके सीक्वेंस में हम सब्जेक्टिव जो है वो जितना उस सेक्शन को जिसके साथ लगाओ उसको सबसर्विएंट बनाता है दूसरे सेक्शन का, और जो नॉन अब्सटेंट है उसको लीडिंग या प्रिंसिपल सेक्शन बनाता है और दूसरों को सबसर्विएंट बनाता है। इस तरह प्रोविजो है, प्रोविजो जहाँ कहीं लगता है किसी के साथ, वो जो कुछ उसमें होता है उसमें से उसको निकालता है या बाद उसमें से डाल भी सकता है। तो उसमें से जनरल रूल ये है कि जो कुछ उसमें उसकी डोमेन में उसमें से कुछ चीज़ों को निकाल देता है, प्रोविजो निकाल के अलहदा कर देता है। मतलब ये 4-5 चीज़ें इसमें डली हैं, वो कहेगा इनमें से ये प्रोवाइडेड दैट ये नहीं है, या उसमें कोई ऐड लेस भी कर सकता है, बाद ये चार्जिंग बन सकता है। तो उस प्रिंसिपल जो सेक्शन हो या प्रोविजो हो, प्रोविजो के साथ उसको करना है कि क्या चीज़ इसने निकाली है, वो फिर उसका पार्ट नहीं रहेंगे। इस तरह एक्सेप्शन है वो भी इसी तरह का रोल प्ले कर सकती है। प्रोविजो जो है क्रेव आउट करता है, एक्सेप्शन उसमें से वो भी निकालता है। प्रोविजो कुछ भी कर सकता है, ऐड भी कर सकता है, लेस भी करता है, और एक्सेप्शन हमेशा उसमें से निकालती है। इस तरह एक्सप्लेनेशन जो है, एक्सप्लेनेशन पहले भी हमने डिस्कस किया था, एक्सप्लेनेशन यूजुअली रिट्रोस्पेक्टिव होती है। ऐसे होता है जैसे शुरू से ही इसका पार्ट है, लेकिन फिर भी जहाँ कहीं राइट को अफेक्ट करती हो वहाँ प्रॉस्पेक्टिव होगी। अगर राइट को अफेक्ट ना करती हो प्रॉस्पेक्टिव रिट्रोस्पेक्टिव होगी, या उसका दिया हो कि ये जनरल रूल है रिट्रोस्पेक्टिव होगी, लेकिन फिर भी लैंग्वेज दे सकते हैं। बाद ये होता है कि ऑलवेज डीम टू बी इंसर्टर, तो वो पीछे से चलेगी। बाद ये वर्डिंग नहीं होती तो फिर उसमें कोर्ट कंक्लूड कर सकता है कि है कि नहीं। उसके बाद एज ए होल तो जहाँ भी हमने पढ़ना है किसी सेक्शन को या एक्ट को, तो होल स्कीम को सामने रखते हुए इंटेंशन ड्राइव करते हैं। सेक्शन सब सेक्शन भी हैं तो सारे सेक्शन सब सेक्शन है एक दूसरे पे लाइट स्प्रेड कर रहे होते हैं, तो सारों को मिला के पढ़ें तो फिर इंटेंशन जो होगी वो लेजिस्लेटर की नज़र आएगी। तो एज ए होल है। उसके बाद डीमिंग प्रोविजन हमने कर लिया, प्रॉस्पेक्टिव रिट्रांसफर कर लिया। जनरली ये प्रोविजंस हैं, इसके केस ला है। थैंक यू वेरी मच। मैं इंतहाई मशहूर हूँ सर मंशा सुखेरा साहब का, जिन्होंने इतनी मोहब्बत से हमें फ़िनांस बिल 2022 के हवाले से रहनुमाई की। मैं इंतहाई मशहूर हूँ अपने पार्टिसिपेंट्स का, जिन्होंने बड़े सब्र और तहम्मुल से 4 सेशंस के अंदर फ़िनांस बिल 2022 को सुना। और जो असल चीज़ थी कि बेयर रीडिंग तो आप इसकी 15 मिनट 20 मिनट में कर सकते हैं, लेकिन जो कंसेप्ट्स थे
जो उनके पर्पसेस थे, जो उनके मीनिंग्स थे, जो उनके बिहाइंड केस लॉज थे, वो समझने के लिए एक डिटेल डिस्कशन बहुत ज़रूरी थी, ताकि हम लॉ की प्रॉपर और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी टैक्स प्रैक्टिस को मज़ीद बेहतर और इन्हांस कर सकें। तो अभी इनकम टैक्स रिटर्न जो है उसका ड्राफ्ट आ चुका है, लेकिन मेरी तजवीज़ ये है कि बेहतर ये है कि वो फ़ाइनल रिटर्न आ ले। जब आ लेगी तो अकॉर्डिंगली उसके ऊपर हम सेशन रखेंगे इंशाल्लाह। फिर वो हमें एक ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगी, तो उसको देखना, डिस्कस करना, चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएगा। फाइनेंस एक्ट आएगा, तो फाइनेंस एक्ट के ऊपर एक शार्ट हम दोबारा रखेंगे, उसमें जो उसको फिर हम कंसेप्ट्स के साथ बजाय अब बेयर रीडिंग की तरह, या अगर कोई नई चीज़ उसमें आ जाती है कंपैरिजन, क्योंकि आज भी अखबार में था कि 400 अरब के नए टैक्सेस वो लगा रहे हैं मज़ीद अभी, और उसके लिए साथ ज़रा कुछ क्लासेस को चीज़ें वो ऐड भी कर रहे हैं। तो मुमकिन है कुछ चीज़ें नहीं आ जाएँ, कुछ मौजूदा में से डिलीट हो जाएँ, तो उसको अकॉर्डिंगली हम इंशाल्लाह प्रॉपर देखेंगे। तो कल अब सेशन नहीं होगा, चूँकि हमारा था कि शायद आज और कल हम 2 दिन में इसको कंक्लूड करते, आज कंक्लूड हो गया है। तो अगली जुमेरात को अकॉर्डिंगली हम सेशन करेंगे इंशाल्लाह, वो अकॉर्डिंगली विद टॉपिक हम दोबारा इंटीमेट करेंगे। बहुत शुक्रिया जी।